ने स्कोप के बारे में डिस्कस किया कि भाई स्कोप क्यों ये चाहिए, जनरल रिक्वायरमेंट, डाई पेनेट्रेशन टेस्ट का क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, और डाई पेनेट्रेशन टेस्ट ओनली ओपन सरफेस पे ही होता है, याद रखो, और नॉन पोरस मेटल में ही होता है। ओपन सरफेस मतलब सब सरफेस पे नहीं होता, वहां पे इसने कंडीशन दे दिया है। ओके, पोरस मेटल में नहीं होता है, वहां पे उसने कंडीशन दे दिया, उसने ओनली नॉन पोरस मेटल में ही होता है। ठीक है, तो यहां पे हमने ये सब चीज डिस्कस। अदर मटेरियल में ग्लास में भी हो सकता है, प्लास्टिक में भी हो सकता है। कुछ लोग कंफ्यूज है कि अदर मटेरियल मतलब क्या, मतलब सब मटेरियल, कोई भी मटेरियल पोरस के अलावा। अभी पोरस मतलब क्या है, सबसे पहली बात, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं पोरस मटेरियल क्या। तो एक कागज है, कागज हमारा नोटबुक है, नोटबुक, तो वो उसको पोरस बोलेंगे। ऊपर से पेनेट्रेंट डालेंगे तो नीचे से लीक हो जाएगा, समझे, एकदम वॉल वाला। ऊपर से डालेंगे तो नीचे से पूरा का पूरा निकल जाएगा, उसको बोलते हैं पोरस मटेरियल। ठीक है, तो उसमें नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, रिटर्न प्रोसीजर कैसे बनाने का, एसेंशियल वेरिएबल, नॉन एसेंशियल वेरिएबल, ये सब चीज भी हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। आज हम पहुंचे थे, इसके बाद ये हमने टेक्निकल स्टैंडर्ड जो है, सॉरी टेक्निकल स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है 5 to 52, वो उसका भी हमने डिस्कस कर लिया है। लेकिन मुझे अगर समझो माइनस डिग्री में काम करना है, -5 डिग्री, -8 डिग्री, -10 डिग्री, तो कैसे काम करना है उसका भी हमने, बोलो क्या किया है, यस, एल्यूमिनियम का एक टेस्ट बुक लेने का। ऑफलाइन वाले थोड़ा जागते रहो, ठीक है। एल्यूमिनियम टेस्टिंग, नॉन स्टैंडर्ड टेम्परेचर का यहाँ पे अपेंडिक्स 3 दिया गया है। वो अपेंडिक्स में दिखाया गया है कि भाई एल्यूमिनियम है, उसको 510 से 524 टेम्परेचर में गर्म करना है। एक ब्लॉक लेना है, वहां पे साइज, लेंथ, विड्थ सब चीज दिया गया है। वो ब्लॉक को गर्म करना है 510 से 524 डिग्री सेल्सियस के बीच में। उसके बाद उसको तुरंत ठंडे पानी के अंदर डुबो देना है। तो उसमें एक मकड़ी का जाला जैसा क्रैक जनरेट होगा। ऐसा जरूरी नहीं है मकड़ी का जाला जैसा ही हो, लेकिन कहने का मतलब है कि क्रैक जनरेट होगा, एक सिमेट्रिकल क्रैक जनरेट होगा। उसके बाद वो एल्यूमिनियम ब्लॉक को 2 पार्ट कर देना है, और उसमें दोनों में पेनेट्रेंट अलग अलग लगाना है। एक पेनेट्रेंट का टेम्परेचर 5 to 52 रख के, मतलब एटमॉस्फेरिक 5 to 52 रख के, फिर उसको ठंडा, तो वैसे भी एल्यूमिनियम तो हो ही गया है, मतलब एटमॉस्फेरिक में कर देना है उसका। और दूसरा मटेरियल है वो जितना आपको चाहिए, जैसे कि 89 डिग्री सेल्सियस पे आपको पेनेट्रेंट करना है, तो 89 डिग्री उसको हीट करो दूसरा ब्लॉक को, और गर्म करो। और गर्म करने के बाद आप लोग वापस उसका डाई पेनेट्रेंट टेस्ट करेंगे। करने के बाद दोनों का कंपैरिजन करना है आपको। कंपैरिजन करेंगे तो पता चलेगा, अगर वो ओके हो गया तो 5 to 52 की जगह अभी 89 बैठ जाएगा। तो इतना टेम्परेचर पे आपका वो मटेरियल क्लियर हो गया, मटेरियल आपका क्वालिफाई हो गया, आपका जो डेमोस्ट्रेट हो गया। ठीक है, तो आज हम पहुंचे थे यहाँ पे वाटर वॉशेबल पेनेट्रेंट। आगे का सब हमने डिस्कस कर लिया है, ड्यूअल पेनेट्रेंट, ड्यूअल टाइम क्या होता है, वो सब चीज। वाटर वॉशेबल पेनेट्रेंट, वाटर वॉशेबल पेनेट्रेंट मतलब क्या, ये जो हम जनरल यूज कर रहे हैं सॉल्वेंट वाला है, और हमारा डेवलपर जो है वो पेनेट्रेंट लगाया, वो क्लीनर लगाया, वो आजकल हम सॉल्वेंट रिमूवेबल मेथड यूज करते हैं। वाटर वॉशेबल जो है वो हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो वाटर वॉशेबल नहीं यूज करते हैं, तो वाटर वॉशेबल कौन यूज करता है, तो वाटर वॉशेबल बड़े लोग, पैसे वाले लोग। कौन है पैसे वाले लोग, यूरोपियन लोग, अमेरिकन लोग, कैनेडियन लोग, वो लोग ज्यादातर ये वाटर वॉशेबल मेथड का यूज करते रहते हैं। ठीक है, ओके। अभी उसमें पहला ऑप्शन है, एक्सेस वाटर वॉशेबल पेनेट्रेंट शेल बी रिमूव्ड विथ इन अ वाटर स्प्रे। ओके, दूसरी बात, सबसे पहले हमको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद पेनेट्रेंट लगाना है। पेनेट्रेंट लगाने के बाद उसको ड्वेल टाइम देना है। ड्वेल टाइम देने के बाद फिर उसको क्लीन करना है। लेकिन कैसे, वाटर वॉशेबल पेनेट्रेंट है, वो मेथड आपने यूज किया है ऑलरेडी। मेथड के बारे में मैंने डेप्थ में डिस्कस किया कि कितने टाइप के मेथड है, वाटर वॉशेबल मेथड, इमल्सिफाइंग, पोस्ट इमल्सिफाइंग मेथड, और सॉल्वेंट रिमूवेबल मेथड। तो इंडिया में, गल्फ कंट्री में मोस्टली ये यूज होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूं कि ये कहाँ पे यूज होता है, तो जनरली हम लोग ये यूज करते हैं। हम लोग पोस्ट इमल्सिफाइंग भी नहीं यूज करते हैं, वाटर वॉशेबल कभी कभी यूज करते हैं। तो इसमें है क्या, ये फर्क क्या है, तो पहला ऐसा है कि आपको वाटर से क्लीन करना है, कोई भी मेटल का पेनेट्रेंट करना है तो क्लीन करने के बाद पेनेट्रेंट लगाना है, ड्वेल टाइम देना है। ड्वेल टाइम देने के बाद फिर पानी से वापस क्लीन करना है। पानी से क्लीन करने के बाद फिर उसके ऊपर डेवलपर मारना है। तो उसी की वजह से उसमें वाटर यूज होता है, उसकी वजह से उसका नाम है वाटर वॉशेबल। लेकिन पोस्ट इमल्सिफाइंग में क्या है, पहले आपको क्लीन करना है, कोई भी मेटल का डाइपेनेट्रेंट करना है तो पहले क्लीन,
क्लीन करने के बाद पेनेट्रेंट लगाना है, उसको ड्वेल टाइम देना है। फिर वो पेनेट्रेंट ऐसा होगा मेरे भाई, वो सॉल्वेंट से भी रिमूव नहीं होगा, पानी से भी रिमूव नहीं होगा, डालेंगे तो भी रिमूव नहीं होगा। तो उसके लिए एक केमिकल ऊपर डालना है, इमल्सिफायर डालना है, इमल्सिफायर। वो पेनेट्रेंट है, उसके साथ कोलैबोरेशन करता है, उसके साथ मार्केटिंग करता है, केमिकल लोचा लापसी करता है, जो भी समझो आप, ठीक है। वो ऐसा हो गया, पेनेट्रेंट को वो ऊपर की सतह पे लेके आएगा, फिर उसको क्लीन करना है। वाटर से करो या सॉल्वेंट से करो, वॉटेवर करो, लेकिन पोस्ट इमल्सिफायर उसमें डालते हैं और क्लीन करने के बाद फिर उसके ऊपर डेवलपर मारना है, तो पोस्ट इमल्सिफायर डालते हैं। उसी की वजह से उसको हम लोग वो मेथड का नाम रख दिया है पोस्ट इमल्सिफाइंग मेथड, ठीक है। तीसरा मेथड है सॉल्वेंट रिमूवल, जो आजकल हम मार्केट में यूज करते हैं। पहले पेनेट्रेंट क्लीनर से क्लीन करना है, फिर पेनेट्रेंट लगाना है, पेनेट्रेंट लगाने के बाद फिर वही सेम क्लीनर से क्लीन करना है, फिर उसके ऊपर डेवलपर मारना है। तो वो मेथड है जो आजकल हम लोग जनरल लाइफ में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट रिमूवेबल मेथड। ऐसा ही फ्लोरोसेंट में है, ठीक है। खाली फर्क ये है, फ्लोरोसेंट में आपको ब्लैक लाइट में करना है, ठीक है। एक अल्ट्रावायोलेट लाइट आता है, यूवीए लाइट, जो ऑलरेडी मैं एक सेशन में समझाएगा। वापस से दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आज ही से नाइट से दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसी में आपको समझाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि वाटर वॉशेबल में जो वाटर यूज करते हैं मेरे भाई, वो वाटर कैसा होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस है। पहले तो लिखा है एक्सेस वाटर वॉशेबल पेनेट्रेंट शेल बी रिमूव्ड विथ वाटर स्प्रे। तो जब आपने क्लीन कर लिया, पेनेट्रेंट लगा लिया, ड्वेल टाइम दे दिया। ड्वेल टाइम मतलब क्या है? मतलब पेनेट्रेंट लगाने के बाद थोड़ा टाइम रुकना है, डिसकंटिन्यूटी के अंदर वो पेनेट्रेंट घुस जाए, उसी की वजह से आपको रुकना है, उसको बोलते हैं पेनेट्रेंट, ठीक है। सॉरी, इसको बोलते हैं ड्वेल टाइम, पेनेट्रेंट का ड्वेल टाइम। वो ड्वेल टाइम हो गया, उसके बाद क्लीन करना है। तो कैसे क्लीन करना है? एक्सेस जो पेनेट्रेंट लग गया है वो वाटर वॉशेबल पेनेट्रेंट, वाटर वॉशेबल से वाटर स्प्रे करके नलके से नीचे रख देना है। सिंपल बात, नल का होता है ना, नल घर में नल रहता है, या तो कंपनी में भी नल रहता है, या स्प्रे रहता है, उससे आपको नल का स्टार्ट कर देना है, मटेरियल को उसके नीचे प्लेट को रख देना है। और जो भी प्लेट छोटा मोटा पार्ट है तो ठीक है, नलके के पास लेके जाएंगे, लेकिन छोटा मोटा पार्ट नहीं है तो नोजल रहता है, उसके अंदर पानी का फ्लो रहता है, तो उससे आप थोड़ा बहुत स्प्रे करके वो वाटर ऊपर जो लगा दिया है, उसको पेनेट्रेंट लगा दिया है, उसको निकाल देना है, ठीक है। तो एक्सेस जो पेनेट्रेंट एक्स्ट्रा जो लगा है उसको निकाल देना है। तो वाटर प्रेशर नॉट एक्सीड 350 केपीए, किलो पास्कल, ठीक है, बराबर है ना, केपीए किलो पास्कल। तो इतना प्रेशर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज पीएसआई, पाउंड पर स्क्वायर इंच, 50 पीएसआई से पानी का प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा? नल का फुल स्पीड से आ रहा है तो क्या होगा? जो डिसकंटिन्यूटी है उसके अंदर भी पेनेट्रेंट घुसा है, उसको भी वो ले निकलेगा, उसको भी वो निकाल देगा। समझे बात? इसके लिए आपको ध्यान रखना है, पानी का प्रेशर जो है, नल का जो स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा ही स्टार्ट करना है, ठीक है। ज्यादा स्टार्ट कर दोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? पेनेट्रेंट रिमूव हो जाएगा, जो डिसकंटिन्यूटी के अंदर घुसा है। वो जो हमको वो चाहिए वही तो चाहिए, डिसकंटिन्यूटी के अंदर चाहिए। वो डेवलपर मारेंगे तो वो बाहर निकलेगा, तो कलर कलर होगा, तब तो हमको पता चलेगा। लेकिन वो प्रेशर ही आप बढ़ा देंगे पानी का, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो इसके लिए कोड ने यहाँ पे क्लियर दे दिया है, 50 पीएसआई से ज्यादा मेरे भाई कुछ भी नहीं घुसाना है। मतलब पानी का प्रेशर 50 पीएसआई से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पीएसआई में मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच, उसमें नहीं समझ में आ रहा है तो 350 किलो पास्कल, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों का कन्वर्ट करेंगे तो उतना रहेगा। ओके, तो वाटर टेम्परेचर शेल नॉट एक्सीड 43 डिग्री सेल्सियस। कुछ लोग क्या करते हैं, पानी का टेम्परेचर ही बढ़ा देंगे, तो वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि पेनेट्रेंट का कैपेसिटी कितना है? अगर आप पेनेट्रेंट यूज कर रहे हैं, पेनेट्रेंट के ऊपर लिखा रहता है कभी कभी 50 सेल्सियस के ऊपर ये पेनेट्रेंट यूज नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है ना, कहाँ गया है पेनेट्रेंट? इसमें किधर लिखा है? देखो, मुझे दिखाओ इसमें, पढ़ो इसमें, किधर भी लिखा है? दूसरा भी पेनेट्रेंट लेके आता हूँ। चलो, ये जेड चेक का है, ठीक है, पेनेट्रेंट। देखो इसमें क्या लिखा है, डू नॉट एक्सपोज द टेम्परेचर अबव 50 डिग्री सेल्सियस।
कुछ कुछ में 52 लिखा है, कुछ कुछ में 80 लिखा, जो भी है। तो आपको याद रखना है, अगर पानी ही गर्म होगा तो पेनेट्रन को ले डूबेगा, पेनेट्रन को उड़ा देगा वो, समझे आप। अभी गर्म पानी में आप उंगली डालो, कितना गर्म लगेगा आपको, ऐसा पेनेट्रन के साथ भी मसला हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे इन लोगों ने क्लियर लिखा है, टेम्परेचर शिल नॉट एक्सीड 43 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पानी का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। बात याद रखिए, क्लियर बात। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कोड बोल रहा है भाई। कौन कोड, कौन सा कोड, एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 6, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा उसने ऑप्शन क्या दिया है भाई साहब, कि चलो ऊपर वाला कंडीशन फॉलो नहीं हुआ, कि भाई आपका 50 पीएसआई से ज्यादा टेम्परेचर, 43 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर आपने कांड हो गया, मतलब क्लियर नहीं हुआ, तो यहाँ लिखा है एज अल्टरनेटिव ए, ऊपर का भी एक और ऑप्शन देता है, वाटर वॉशेबल पेनेट्रन में बी रिमूव्ड बाय वाइपिंग विथ क्लीन। वाइपिंग, वाइपिंग घर में आता है ना, बहुत लंबा लंबा, जब घर का वो है तो आप वाइप करते हैं ना, वो बड़े से खड़े खड़े रह के वाइपिंग करते हैं, पता है ना, वाइपर यूज करते हैं। गाड़ी में भी आगे ग्लास क्लीन करने के वाइपर आता है, पता है ना, उसकी बात कर रहा है। तो आप वाटर वॉशेबल पेनेट्रन में बी रिमूव्ड बाय वाइपिंग विथ क्लीन, क्लीन करने के लिए आप वाइपिंग का भी यूज कर सकते हैं। और ड्राई लिंट फ्री क्लोथ, ड्राई लिंट फ्री मतलब कपड़ा जो है वो गीला नहीं होना चाहिए, एकदम सूखा हुआ कपड़ा होना चाहिए। फिर पानी में भीगा हुआ कपड़ा नहीं चलेगा, वो तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसके लिए लिखा है उसने कि ड्राई होना चाहिए, लिंट फ्री क्लोथ होना चाहिए। लिंट फ्री मतलब उसमें रेसे रेसे नहीं निकलने चाहिए। कुछ कुछ कपड़ा ऐसा होता है ना कि रेसा निकल जाता है, बहुत सारा ऐसा है ना, जब जब हम कोई टी शर्ट पहनते हैं ना तो गोली गोली सा हो जाता है, पता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कपड़ा यूज करना है। ओके, एब्जॉर्बेंट पेपर, तो पेपर भी आप यूज करते हैं, टिश्यू पेपर आता है ना जनरली, तो टिश्यू पेपर से भी कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। रिपीटिंग द ऑपरेशन अंटिल द मोस्ट ट्रेस पेनेट्रेंट हैव बीन रिमूव्ड, जब तक पेनेट्रेंट रिमूव नहीं होता है तब तक वो कपड़े से क्लीन करते रहना है, या तो लिंट फ्री क्लॉथ से क्लीन करते रहना है, या तो टिश्यू पेपर, जो भी अभी तो मार्केट में टिश्यू पेपर यूज इसमें नहीं होता है क्योंकि महंगा पड़ जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। इसके लिए जनरली लोग क्या करते हैं, कपड़ा ही कॉटन क्लॉथ यूज करते हैं। तो कॉटन क्लॉथ करके भी आपको ये ऑपरेशन रिपीट करना है। रिपीट मतलब एक बार साफ किया, फिर दूसरी बार साफ किया, फिर तीसरी बार साफ किया, ऐसे साफ करते रहना है जब तक सूखता नहीं है। तब कौन नहीं सूखेगा, पानी। तो पानी जब तक नहीं सूखता है तब तक आपको उससे क्लीन कर सकते हैं। अगर ये दूसरा लाइन नहीं दिया होता तो क्या होता पता है, पहला वाला लाइन में सर मैंने तो कम प्रेशर यूज किया 43 डिग्री से भी नीचे, लेकिन सूख ही नहीं रहा, तो भाई कैसे सूखेगा, ह्यूमिडिटी ही वहां पे होगा तो कैसे सूखेगा। तो उसके लिए ये दिया गया है दूसरा ऑप्शन। कभी कभी आप सऊदी में जाएंगे ना, तो सऊदी में कभी कभी इतना ह्यूमिडिटी रहेगा, इतना पसीना आएगा, आपको श्वास लेने में भी तकलीफ पड़ जाएगा। ओमान में, दुबई में ऐसा कंडीशन जनरेट होता है ह्यूमिडिटी का, और मैं तो फेस किया है, मेरी तो लग लग गई है, मैं तो तुरंत एसी ही पकड़ता हूँ कि भाई कहाँ एसी है वहां घुस जाओ, समझे। तो इसकी बात कर रहा है कि कुछ कुछ कंडीशन ऐसा बनता है कि आप ऊपर वाला कंडीशन फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये भी कंडीशन में मतलब क्लीन करके पानी से डाला, फिर उसके कपड़े से भी आप क्लीन कर सकते हैं। ओके, दूसरा, the remaining traces shall be removed by the wiping the surface of the cloth or absorbed paper, लाइटिंग मॉइस्चर्ड विथ वाटर, जैसा मॉइस्चर है जिसमें मॉइस्चर कम है वैसा वाटर से भी कर सकते हैं। मिनिमाइज रिमूवल द पेनेट्रेंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, केयर शेल बी टेकन टू अवॉइड द यूज ऑफ एक्सेस वाटर। तो आपको भले ही आप ये सब करो, लेकिन आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखना है कि डिसकंटिन्यूटी के अंदर का पेनेट्रेंट रिमूव नहीं हो जाना चाहिए मेरे भाई, ये बात याद रखो वरना लग जाएगी। ओके, अभी दूसरा है पोस्ट इमल्सिफायर पेनेट्रेंट। वाटर वॉशेबल तो हमने समझ लिया, सॉल्वेंट तो हमको आइडिया है ही, लेकिन पोस्ट इमल्सिफाइंग पेनेट्रेंट कौन है, ये मैं आपको बोल रहा था ना। कुछ पेनेट्रेंट ऐसे होते हैं कि वो क्लीनर से क्लीन नहीं होते हैं, कुछ पेनेट्रेंट ऐसे होते हैं वो पानी से क्लीन नहीं होते हैं, तब आपको पोस्ट इमल्सिफायर यूज करना पड़ेगा। पोस्ट इमल्सिफायर क्या है, वो एक केमिकल रिएक्शन करेगा वो पेनेट्रेंट के साथ और वाटर वॉशेबल बनाएगा, या क्लीनिंग करने के लिए वो जो क्लीनर यूज करते हैं वैसा बनाएगा वो, समझे, वो केमिकल रिएक्शन है ऐसा। ओके, तो ये कौन लोग यूज करते हैं, बड़े लोग जो पैसे वाले लोग है। कौन करता है, बोलो भाई जोर से, अमेरिकन और कैनेडियन और
यूरोपियन यूरोपियन लोग ये सब चीज ज्यादा यूज करते हैं। क्यों ऐसा ये लोग यूज करते हैं? क्योंकि भाई देखो, सॉल्वेंट जो है ना, सॉल्वेंट क्लीनर, हमारे पास क्लीनर है ना, वो बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। जब उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है तब तो बहुत सारा एटमॉस्फेरिक में पोल्यूशन क्रिएट करेगा ही, लेकिन यूज करते हैं तो ह्यूमन बॉडी के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। किसी को है ना खुजली आता रहता है, पता है ना, वो जब लगाएंगे ना, कोई लोग डाइपेनेट्रन टेस्ट करते हैं और क्लीनर हाथ में लगाते हैं ना, तो इचिंग होता है, ऐसा खींच खुजली आता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है ना। किसी को ज्यादा खुजली आ गया और फोल्ले फोल्ले हो गए तो ऐसा भी है भाई। बहुत सारे लोग, बड़े लोग हैं, जब पैसा ज्यादा होता है तो ये सब चीज सोचा जाता है। तो इन लोग ने ऐसा एक चीज निकाला ताकि ज्यादा पोल्यूशन ना हो, जब बनाने में ही कोई तकलीफ ना हो, ऐसा चीज उसने बनाया, पोस्ट इमल्सिफिकेशन पेनेट्रन। वो पेनेट्रन कैसा है? वो ऐसा पेनेट्रन है, उसमें पोस्ट इमल्सिफायर ऐड करना है और फिर निकलेगा वो, ठीक है। पानी से निकालो या फिर सॉल्वेंट जो भी है, पानी से ही जनरली लोग वहां पे निकालते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें दो टाइप है, एक लिपोफिलिक इमल्सिफिकेशन और एक हाइड्रोफिलिक इमल्सिफिकेशन। लिपोफिलिक मतलब एक ऑयल का आता है, उसमें ऑयल बेस्ड रहता है, और हाइड्रोफिलिक में पानी बेस्ड रहता है, वाटर बेस्ड रहता है, उसमें पानी मिक्सअप रहता है वो केमिकल के अंदर, ठीक है। तो हम एक एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं। लिपोफिलिक इमल्सिफिकेशन, आफ्टर द रिक्वायर्ड पेनेट्रेंट ड्वेल टाइम, आफ्टर द रिक्वायर्ड पेनेट्रेंट ड्वेल टाइम, पेनेट्रेंट ड्वेल टाइम पास हो चुका है तब की बात है। जब आप क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद उसके ऊपर पेनेट्रेंट लगाएंगे, पेनेट्रेंट लगाने के बाद उसको ड्वेल टाइम देंगे, तो वो जो ड्वेल टाइम है वो पास हो चुका है। समझो 10 मिनट रखना तो 10 मिनट पास हो चुका है तब। तो इसने लिखा आफ्टर द रिक्वायर्ड पेनेट्रेंट ड्वेल टाइम, आप पेनेट्रेंट ड्वेल टाइम हो गया है तो एक्सेस सरफेस पेनेट्रेंट शेल बी emulsified by immersing or fluiding the part with the emulsifier। मतलब क्या हुआ? एक्सेस सरफेस ऑफ पेनेट्रेंट, तो सरफेस के ऊपर फिर हमको क्लीन करना है ना। हम लोग जनरल कैसा क्लीन करते हैं? सीधा क्लीनर हमारा क्लॉथ के ऊपर लगाते हैं और क्लीन कर देते हैं ना। इसमें ऐसा नहीं है। वो जो एक्सेस सरफेस पेनेट्रेंट है उसको रिमूव करना है, तो सबसे पहले आपको इमल्सिफायर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इमल्सिफायर या तो आप इमल्सिफायर के अंदर डुबा दो, एक टंकी है इमल्सिफायर का, उसके अंदर डुबा के फिर बाहर निकाल देना है वो प्लेट को, छोटा है तो। अगर छोटा प्लेट नहीं है तो फ्लूडिंग मतलब ऊपर से आप स्प्रे कर दो, ऐसा भी आप कर सकते हैं। पार्ट विद द इमल्सिफायर, किससे? इमल्सिफायर से। पहले क्या करते थे हम लोग सॉल्वेंट क्लीनर में? सीधा क्लीनर को हम कॉटन के ऊपर लेते थे, सीधा क्लीन करते थे। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है? उसके ऊपर क्या लगाना है? पहले तो इमल्सिफायर लगाना है। क्या लगाना है? क्या लगाना है? इमल्सिफायर लगाना है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। इमल्सिफिकेशन टाइम इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इमल्सिफायर एंड सरफेस कंडीशन। उसको भी टाइम देना है। इमल्सिफायर हमने ऊपर लगाया है वो पेनेट्रन के ऊपर, तो उसको भी टाइम देना है। इमल्सिफिकेशन टाइम बोलते हैं उसको। इसके लिए लिखा है इमल्सिफिकेशन टाइम इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इमल्सिफायर एंड सरफेस कंडीशन। कौन सा सरफेस कंडीशन है? रफ है या सीधा है, सादा है, प्लास्टिक है, ग्लास है, किसके ऊपर हम लोग इमल्सिफायर मतलब पेनेट्रन लगाए, इसके ऊपर हम इमल्सिफायर लगा रहे हैं, तो उसके ऊपर टाइम के ऊपर किसके ऊपर डिपेंड है? वो सरफेस कंडीशन उसका कैसा है और कौन सा इमल्सिफायर लगाया है। क्योंकि हार्ड इमल्सिफायर है तो जल्दी कर देगा, अगर लो इमल्सिफायर मतलब धीरे धीरे वो रिएक्शन करेगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। और सरफेस अगर उसका अच्छा है तो जल्दी से वो चिपक जाएगा इमल्सिफायर पेनेट्रन को, और पेनेट्रन को निकाल देगा, मतलब एक्सेस जो पेनेट्रन है उसको ऊपर की सतह पे लेके आएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल इमल्सिफिकेशन टाइम शेल बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। क्या लिखा है? एक्सपेरिमेंटली। तो आपको जब आप आपकी कंपनी के अंदर डेमोस्ट्रेट करते हैं प्रोसीजर को, उसमें लिखते हैं पोस्ट इमल्सिफिकेशन भी पेनेट्रेंट हम लेके आएंगे, थोड़ा सस्ता है तो लेके आएंगे, तो आपको उसका डेमोस्ट्रेट करके वो टाइम निकालना पड़ेगा कि जब पेनेट्रेंट लगा दिया उसका ड्वेल टाइम चला गया, फिर उसके ऊपर इमल्सिफायर लगाना है, और वो इमल्सिफायर लगाने के बाद भी उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। समझे? वो टाइम आपको एक्सपेरिमेंटली डिसाइड करना है, ठीक है। ओके, आफ्टर द इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन अब हो गया है, ऊपर पेनेट्रेंट के ऊपर हमने इमल्सिफायर डाल दिया है। द मिक्सचर शेल बी रिमूव्ड बाय द इमर्सिंग और रेंजिंग विथ वाटर। मतलब वो टाइम चला गया, चलो आपने क्लीन किया, क्लीन करने के बाद पेनेट्रेंट लगाया, पेनेट्रेंट लगाने के बाद ड्वेल टाइम दिया,
ड्वेल टाइम लगाने के बाद इमल्सिफायर ऐड किया, इमल्सिफायर ऐड करने के बाद फिर कुछ टाइम देना है, और वो कुछ टाइम समझो 2 मिनट था मैक्सिमम, समझो 2 मिनट है, तो 2 मिनट पास हो गया उसके ऊपर, फिर तुरंत आपको किससे करना है, मिक्सचर शेल बी रिमूव्ड बाय द इमर्सिंग, मतलब डुबाना है पानी के अंदर, या तो फिर ऊपर से पानी छंटकाव करना है और निकाल देना है, ठीक है। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द वाटर शेल बी रिकमेंडेड बाय मैन्युफैक्चरर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो जब आप पानी के अंदर डुबाते हैं या उसके ऊपर पानी से रेनिंग करते हैं, पानी उसके ऊपर डालते हैं वो निकालने के लिए, इमल्सिफायर और पेनेट्रेंट दोनों मिक्स हो गया है उसको, तो उसका टेम्परेचर जो है वो मैन्युफैक्चरर जो बोलता है, पेनेट्रेंट का मैन्युफैक्चरर है, वो पेनेट्रेंट किससे कंपनी से लिया है, वो कंपनी का मैन्युफैक्चरर ही आपको बोलेगा कि जब आप इमल्सिफिकेशन करते हैं तब आपको ये इतना टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर नहीं रखना है, ऐसा वो कंपनी मैन्युफैक्चरर खुद बोलेगा। पानी वाला नहीं, पानी का नहीं बोल रहा हूं, वो पेनेट्रेंट के ऊपर लिखा होगा कि इतना आप टेम्परेचर रखना है वाटर का, और वाटर का प्रेशर इतना रखना है, वो पेनेट्रेंट के ऊपर ही लिखा होगा, समझे। समझो नहीं लिखा है, कुछ लोग ऐसा होता है ना, नहीं लिखा है, स्टिकर ऊपर है चिपका नहीं, निकाल देते हैं, ऐसा भी लोग होते हैं ना कुछ। तो मैन्युफैक्चरर है एक रिकमेंडेशन शीट देगा आपको, वो रिकमेंडेशन शीट के अंदर लिखा होगा कि वो पानी का कितना टेम्परेचर, वो सब चीज रखना है। अगर मैन्युफैक्चरर ने लिख दिया एज पर कोड आपका पानी का टेम्परेचर और उसका प्रेशर रखना है, तो फिर हमारे पास क्या है ऑप्शन, ये है ना, उतना रखना है। अगर नहीं दिया है तो उसने खुद ही लिख लिया है, समझो। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, ये पेनेट्रेंट हमने पोस्ट इमल्सिफाई पेनेट्रेंट हमने यूज किया, अभी वो पेनेट्रेंट यूज करने के टाइम पे पेनेट्रेंट के ऊपर लिखा 55 डिग्री। भाई आपको जब ये पानी यूज करते हो 55 डिग्री का यूज करना है, ठीक है। लेकिन कोड कितना बोलता है, 43 डिग्री बोलता है। मैन्युफैक्चरर ने कितना लिखा है, 55। तो आपको कौन सा यूज करना है, 55 वाला यूज करना है, गलती नहीं करने का, कोड में दिखा है इसके लिए मैं कोड का यूज करेगा, ऐसा नहीं। सबसे पहले प्रायोरिटी में आपको मैन्युफैक्चरर जो बोलता है ना वैसा करना है। मैन्युफैक्चरर ऐसा बोलता है, मैन्युफैक्चरर मतलब किसका मैन्युफैक्चरर, एलएनटी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जहां से आप पेनेट्रेंट मटेरियल खरीदते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। पेनेट्रेंट वाला, पेनेट्रेंट जहां से लिया वो ऐसा लिखेगा कि भाई आपको 55 डिग्री आपको वाटर का टेम्परेचर रखना है, तो आपको फिर 43 का जरूरत नहीं है, 55 रखना है। समझो वो मैन्युफैक्चरर ने ऐसा लिखा कि मुझे मेरा टेम्परेचर जो है वो 42 डिग्री ही रहना चाहिए, ठीक है। तो फिर कौन सा यूज करेंगे हम लोग, 42। मैन्युफैक्चरर ने जो बोला वो करना है, बाद में कोड। हाँ मैन्युफैक्चरर ने ऐसा लिखा है कि एज पर कोड, तब हमारे पास है कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो मेरे पास है कोड का लिखा हुआ, लेकिन पहले मैन्युफैक्चरर को फॉलो करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाइड्रोफोलिक इमल्सिफायर, हाइड्रोफिलिक इमल्सिफायर में क्या है, आफ्टर द रिक्वायर्ड पेनेट्रेंट, देखो यहां पे लिखा है आफ्टर द रिक्वायर्ड पेनेट्रेंट ड्वेल टाइम, मतलब पेनेट्रेंट ड्वेल टाइम चला गया। अभी पहले तो ये कि इमल्सिफायर ये मेथड है क्या, बहुत सारे लोग ऐसा कंफ्यूज होंगे, जो लोग नए जुड़े हुए हैं उसको तो ऐसा कंफ्यूज होगा कि यार एक कचरा चीज है क्या पोस्ट इमल्सिफायर, ऐसा तो हमने देखा देखा इसके लिए नहीं मेरे भाई, यहाँ पे कम यूज होता है, लेकिन आप जब लेवल 2 करते हैं, लेवल 3 करते हैं, तब आपको ये पता होना चाहिए। पेनेट्रन में 3 टाइप है, वाटर वॉशेबल पेनेट्रन, पोस्ट इमल्सिफायर, और तीसरा मेथड सॉल्वेंट क्लीनर। हम लोग तो सॉल्वेंट क्लीनिंग मेथड ही यूज करते हैं, वो क्लीनर वो डब्बे में आता है और एक कैन में लेके, व्हाइट कलर के कैन में लेके आते हैं, तो इसमें सीधा लगा के घुसा के निकाल देते हैं, तो वो एक अलग मैटर है कि आप लोग वो यूज कर रहे हैं। बाकी ऐसा भी है कुछ कुछ पेनेट्रन ऐसे सस्ते हैं कि वो आपका क्लीनर से नहीं निकलेगा, पानी से नहीं निकलेगा, समझे। वो इमल्सिफिकेशन पेनेट्रेंट है, तो उस टाइम पे आपको उसके ऊपर अलग से एक केमिकल डालना पड़ेगा, इमल्सिफायर। इमल्सिफायर डालेंगे तो वो पेनेट्रेंट है, वो इमल्सिफायर और पेनेट्रेंट दोनों मिक्सअप होके ऐसा एक कोलैबोरेशन बनाएगा, ऐसा एक केमिकल रिएक्शन जनरेट करेगा, तो ताकि वो पानी से या क्लीनर से फिर क्लीन हो जाए। समझ, जनरली तो पानी ही यूज करते हैं लोग, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, इमल्सिफायर किसी ने लिखा है यहाँ पे चैट बॉक्स में, इमल्सिफायर मैक्सिमम लेना है या मिनिमम। याद रखो भाई, मिनिमम यूज करना है, अगर ज्यादा आप यूज कर देंगे तब प्रॉब्लम, ज्यादा कर लेंगे तो वो तो डिसकंटिन्यूटी के अंदर का पेनेट्रेंट है उसको भी निकाल देगा वो। इमल्सिफायर के याद रखना है कि मिनिमम को जनरली फॉलो करना है। मिनिमम लिखा है 2 मिनट,
मैक्सिमम है उसका 4 मिनट, तो आपको 2 मिनट का, या ट्राई करिए 2 मिनट वाला फॉलो करने का, ठीक है। बाकी 2 से 4 के बीच में फिर आप 5 मिनट नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप 1 मिनट भी यूज नहीं कर सकते, लिमिट दे दिया है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। आफ्टर द रिक्वायर्ड पेनेट्रेंट ड्वेल टाइम चला गया, द पार्ट में बी प्री रेंज विथ वाटर स्प्रे और डायरेक्टली इमर्स्ड विथ स्प्रे विथ इमल्सिफायर वाटर मिक्सचर। क्या लिखा है, ऐसा एक इमल्सिफायर आता है जो पानी से मिक्सअप होता है, वो पानी के साथ, पानी का बेज होता है उसमें, किसमें, ये हाइड्रोफिलिक इमल्सिफायर में, उसमें पानी का बेज होता है। वो इमल्सिफायर पेनेट्रेंट ड्वेल टाइम चला गया, फिर वो पानी वाला जो चीज है, पानी और इमल्सिफायर दोनों मिक्सअप है, उसके ऊपर डालना है, फिर कुछ टाइम रुकना है। द प्री रेंज अलाउ द रिमूव द एक्सेस सरफेस पेनेट्रेंट ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्ट प्रायर टू द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक इमल्सिफायर। तो वो जो चीज है वो पानी ही है, तो इसमें तो ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, सीधा निकल जाएगा। जो आपको बोला गया है आप डुबा के निकालो या फिर आप नल का स्टार्ट कर दो उससे निकालो, समझे आप। वो ये हाइड्रोफिलिक इमल्सिफिकेशन पेनेट्रेंट ही ऐसा आता है, वो पानी से भी रिमूव हो जाता है। इसके लिए लिखा है कि आफ्टर रिक्वायर्ड पेनेट्रेंट ड्वेल टाइम द पार्ट में बी प्री रेंज्ड विथ वाटर स्प्रे और डायरेक्टली इमर्स्ड और स्प्रेड विथ इमल्सिफायर वाटर मिक्सचर। उसमें वाटर मिक्सचर है, ठीक है, इमल्सिफायर और वाटर मिक्सचर दोनों है। A pre-range allowed to remove the excess surface penetrant from the examination object prior to एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक इमल्सिफायर। हाइड्रोलिक इमल्सिफायर उसके बाद आपको फिर क्या करना है, पानी से वो रिमूव कर देना, एएम इंप्लीमेंटेशन करने के बाद, ठीक है, ओके। हाइड्रोफिलिक इमल्सिफायर वर्क बाय डिटर्जेंट एक्शन। हाइड्रोफिलिक इमल्सिफायर क्या करेगा, डिटर्जेंट एक्शन। डिटर्जेंट एक्शन का मतलब क्या हुआ, जब हम कपड़े के ऊपर व्हाइट कपड़ा पहना है, वो कुछ दागा या ऑयल या ग्रीस लग गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर डिटर्जेंट मारेंगे। घर में फीमेल लोग या हमारा वाइफ वगैरह है, घर का मदर है या फिर वाइफ है, वो क्या करता है, या हमारा सिस्टर है, वो क्या करता है, उसके ऊपर डिटर्जेंट मारता है। डिटर्जेंट मारने के बाद थोड़ी देर उसको ऐसे ही रहने देता है, अदरवाइज ऐसे नहीं रहने देता, वो क्या करता है, 2 हाथ से उसको मसलता है। क्यों मसलता है, वो जो धब्बा लग गया है वो बाहर निकल जाए। और वो कौन बाहर निकालेगा, वो जो डिटर्जेंट है वो निकालेगा। तो वैसे ही पेनेट्रेंट यहाँ पे काम करेगा, वो जो हाइड्रोफिलिक इमल्सिफिकेशन डाला है वो क्या करेगा, वो पेनेट्रेंट को ले बाहर निकलेगा, दबा के निकालेगा उसको, वो एक ऊपर की सतह पे लेके आएगा, फिर उसके ऊपर पानी डाल के फिर क्लीन कर देंगे तो कपड़ा क्लीन हो जाएगा ना, वैसे ही वो मटेरियल हमारा क्लीन हो जाएगा। ठीक है, बात सिंपल है भाई, रॉकेट नहीं है, वो डिटर्जेंट एक्शन करेगा। For immersion application, examination object must be mechanically moved. Emulsifier, both emulsifier must be agitate in air bubbles so that the either method of emulsifier comes in contact with penetrant coating. देखो इसने बहुत लंबा छोड़ा लिख दिया है। For immersion application, immersion application मतलब एक पानी का टंकी है, पानी का तो नहीं है, ये हाइड्रोफिलिक इमल्सिफिकेशन का टंकी है, उसके अंदर वो मेटल को डुबोना है। इमर्स करना मतलब डुबोना है। डुबाने के बाद एग्जामिनेशन ऑब्जेक्ट मस्ट बी मैकेनिकली मूव्ड और इमल्सिफायर बात के अंदर वो फिर ऐसा होना चाहिए, छोटा पार्ट होना चाहिए, ठीक है, वो बात के वहां पे जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर वहां पे इतना बड़ा लॉन्ग सिम है उसमें ये मेथड यूज कर लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप कैसे उसको डुबाएंगे, अगर डुबाते हैं तो हमारा इमल्सिफाइंग बात है, इमल्सिफायर मस्ट बी एजिटेट। इमल्सिफायर जो एजिटेट मतलब वो जो टंकी था पानी से भरा हुआ, ठीक है, या तो आपका आइडल है उसके अंदर, उसमें ऐसा एजिटेट करना, जैसे आर्टिक फिल्म को धोने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डेवलपर में डालने के बाद ऐसा ऐसा एजिटेट करते हैं ना, हाथों से उसको ऊपर नीचे करते हैं ना, वैसे इस ये मटेरियल को भी उस टाइम पे एजिटेट करना है। एजिटेट बाय द एयर बबल्स, उसमें एयर बबल्स रहेगा। डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट मैं आपको एक सिंपल बोलता हूं, घर का जब हम कपड़ा धोते हैं तब क्या होता है, उसके अंदर पहले से ही डिटर्जेंट डाल देंगे, फिर ऊपर से नल का स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, वो बबल्स बबल्स बन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग जनरली कोई शॉप में जाते हैं ड्रिंक्स पीने के लिए तो क्या करता है, वो नींबू वगैरह सब पहले डाल देता है, फिर वो क्या करता है मशीन के अंदर वो सब चीज जो भी है, जीरा छोड़ा सोडा यूज हम पीते हैं ना, ड्रिंक्स पीते हैं ना, तो उसमें क्या होता है वो बबल्स ऊपर आ जाता है।
वो बबल्स ऊपर उसकी बात कर रहे हैं, वो बबल के अंदर उसको एयर बबल आ जाता है, उसके अंदर उसको एजिटेट करना है, वैसे भी वहां पे ही वैसे बबल होंगे, उसमें एजिटेट करना है। सो विद द आइदर मेथड, और दूसरा भी आपके पास कोई ऑप्शन है तो देख लो, ऊपर से क्रेन से बांध के ऊपर नीचे से ऊपर नीचे ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो मैंने देखा। जो लोग जीआई, जीआई होता है ना, जीआई मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऐसा इंडस्ट्री जहां पे गैल्वेनाइज होता है। गैल्वेनाइज में बहुत सारे बात होते हैं, 3 4 5 बात, ऐसे बात रहते हैं। पहला बात ऐसा होता है, उसमें टेम्परेचर कुछ रहता है, उसमें मटेरियल घुसोड़ेंगे और उसके ऊपर से क्रैन से ऊपर नीचे करेंगे, तो एजिटेट है, उसको एजिटेट ही बोलते हैं, ऊपर नीचे करना पानी के अंदर, तो वो जलता रहता है, 500 डिग्री टेम्परेचर रहता है। मैंने तो देखा है, मैं यहाँ पे महाराष्ट्र बॉर्डर में वो एक इंस्पेक्शन करने गया था, हमारे कंपनी का कुछ काम था, तो ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ऐसे बहुत सारे बात रहेंगे जीआई जैसे, तो इसमें भी ऐसा ही बात रहेगा। आप दूसरा भी कोई मेथड यूज करके, इमल्सिफायर कम्स टू द कांटेक्ट विद पेनेट्रेंट कोटिंग, पेनेट्रेंट हमने ऊपर लगा दिया है, उसमें इमल्सिफायर जो ये हाइड्रोफिलिक इमल्सिफायर है वो ऐसे कॉन्टेक्ट में आएगा। उसके बाद विथ इमर्सन, जब आप डुबाया हुआ है, डुबाने के टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इमल्सिफायर वाटर शेल बी रिकमेंडेशन बाय द मैन्युफैक्चरर, आपको कितना टाइम रखना है, कितना तक आपको हिलाना है, कितना मिनट तक रखना है, वो मैन्युफैक्चरर बोलेगा, उसके हिसाब से करना है। ओके, ये कौन सा था मेथड, पहले तो इमर्सन एप्लीकेशन में था, ये क्या था, इमर्सन एप्लीकेशन था। लेकिन दूसरा एप्लीकेशन स्प्रे का एप्लीकेशन है, ऐसा भी कर सकते हैं ना। ये तो पहले डुबा डुबा के किया, अभी हम स्प्रे से बाहर से, जैसे हमारा ये पेनाट्रॉन कैसा स्प्रे होता है, डेवलपर को स्प्रे करते हैं, ऐसा स्प्रे से भी हम ऐसा इमल्सिफायर मतलब इंप्लीमेंट कर सकते हैं ना, उसमें डाल सकते हैं ना। तो स्प्रे एप्लीकेशन, ऑल पार्ट सरफेसेस शेल बी यूनिफॉर्मली स्प्रेड विथ इमल्सिफायर वाटर मिक्सचर, वो जो वाटर मिक्सचर है उससे, वो जो वाटर मिक्सचर हाइड्रोफिलिक इमल्सिफायर है उसको स्प्रे से मारना है, सभी जगह पे प्रॉपर्ली स्प्रे हो जाना चाहिए, और ऑल पार्ट सरफेस शेल बी यूनिफॉर्मली स्प्रेड इन इमल्सिफायर वाटर मिक्सचर विथ स्प्रेड एप्लीकेशन, the emulsifier concentration shall be accordance with the manufacturer's recommendation but shall not greater 5%, तो 5% से ज्यादा आपको नहीं करना है। याद रखो, कुछ चीज ऐसा होता है कि कुछ मेटल ज्यादा नहीं गिर जाना चाहिए, ज्यादा गिर जाएगा तो वो डिस्कंटिन्यूटी को भी बाहर निकाल देगा, डिस्कंटिन्यूटी के अंदर का जो पेनेट्रेंट है वो पेनेट्रेंट को वो बाहर निकाल देगा। इसी की वजह से आपको ये भी ध्यान रखना है, द फाइनल स्टेप आफ्टर द इमल्सिफिकेशन, वाटर इमर्सन हो या वाटर स्प्रे रेंज किया हो, रिमूव द इमल्सिफायर पेनेट्रेंट, फिर लास्ट में हमको वो पेनेट्रेंट को निकाल देना है। ऑल ड्वेल टाइम शुड बी केप्ट टू द मिनिमम, देखो क्या लिखा है, इसका भी ड्यूअल टाइम होता है ना, ये इमर्सन किया आपने, ये हाइड्रोफिलिक इमल्सिफिकेशन जैसा पेनेट्रेंट जो था, उसमें ये आपने एक इमल्सिफायर या हाइड्रोफिलिक इमल्सिफायर ऐड किया, तो उसका भी ड्यूअल टाइम होता है। पहला कौन सा ड्यूअल टाइम था, पेनेट्रेंट लगाने के बाद का ड्यूअल टाइम, क्लीन किया मटेरियल को, क्लीन करने के बाद पेनेट्रेंट लगाया, उसके बाद भी ड्यूअल टाइम आया, उसके बाद फिर इमल्सिफायर ऐड किया, इमल्सिफायर लगाने के बाद भी थोड़ा ड्यूअल टाइम आएगा, वो आपको मिनिमम करना है। अदर एंड शेल नॉट मोर देन 2 मिनट, क्या लिखा है, किसी ने क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में, देखो चैट बॉक्स में किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो भाई कोई आवाज मत किया करो, मुझे तो आइडिया ही नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी, समझे आप। भाई आप लोग आवाज करोगे तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि आप लोग क्या बोलना चाहते हैं। भाई मेरी आवाज आ रही है, चैट बॉक्स में डालिए प्लीज, मेरी आवाज आ रही है। ओके, देखो भाई, याद रखो, आपको मिनिमम जो है वो जो ड्यूअल टाइम है, कौन सा ड्यूअल टाइम, पेनेट्रन लगाने के बाद जो इमल्सिफायर लगाते हैं वो, इमल्सिफायर लगाने के बाद आपको मिनिमम ट्राई करो कि मिनिमम आप फॉलो करो। अगर नहीं दिया गया है तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं करना है, लॉन्गर से आप करना है अगर, तो स्पेसिफिक पार्ट में आपको डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा वो नहीं रखना है। याद रखो, रख दिया तो क्या होगा,
पेनिट्रेंट के साथ कौन सा डिसकंटिन्यूटी के अंदर जो पेनिट्रेंट घुसा है उसको भी निकाल देगा, तो वो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ओके, pressures water emulsifier and water spray and temperature water emulsifier shall be accordance with the requirement of water washable penetrant। water washable penetrant में जो requirement दिया गया है प्रेशर का, टेम्परेचर का, वो सब चीज भी आपको फॉलो करना है। ओके, ये ड्यूअल टाइम ऑलरेडी मैं पिछली बार समझा दिया है, राइट। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी बोल देता हूं जल्दी से। कोई भी मटेरियल है, कौन से फॉर्म में है, कौन सा डिसकंटिन्यूटी ढूंढ सकता है वो, और इसके लिए यहाँ पे लिखा है मिनिमम ड्वेल टाइम, ये टेबल है। जनरली कुछ लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, तो कोड आपको कुछ चीज रिकमेंडेशन करता है कि भाई आप एल्यूमिनियम में, मैग्नीशियम में, स्टील में, ब्रास में, या तो फिर ब्रॉन्ज में या टिटेनियम में हाई टेम्परेचर में, कोई भी टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर मतलब कुछ चीज के हाई टेम्परेचर में आप जब डीपीटी कर रहे हैं और उसमें आप कास्टिंग और वेल्डिंग है, तो उसमें आपको मिनिमम 5 मिनट रखना है ड्वेल टाइम, ठीक है। ओके, दूसरी बात, कोई अलॉयस है तो आपको वो फ्यूजन और क्रैक वगैरह सब फाइंड करना है, तो आपको 10 मिनट रखना है, ठीक है। रॉट मटेरियल है, एब्रेसिव फोर्जिंग, लैप्स, क्रैक, वो सब चीज के लिए 10 मिनट। ओके, कार्बाइड, ट्रिप्स टूल्स है, प्लास्टिक है, ग्लास है, सिरेमिक्स है, उस सब चीज के लिए 5-5 मिनट ड्वेल टाइम रखना। किसका ड्वेल टाइम? पेनिट्रेंट लगाने के बाद का ड्वेल टाइम, ठीक है। ओके, तो ये सब चीज रखना है। ओके, टेम्परेचर कितना रखना है? 10 से 52। लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर कौन सा है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 5 to 52। लेकिन ये भाई साहब ऐसा बोल रहे हैं, ये जो ड्वेल टाइम है वो 10 to 52 के लिए है, ठीक है। 10 to 52 डिग्री सेल्सियस के लिए है। तो हम लोगों को अगर 5 to 10 के बीच में जाना है ड्वेल टाइम, अगर समझो मेरा 6 डिग्री का टेम्परेचर है, उस मटेरियल में आपको डीपीटी करना है, तो ये सभी चीज डबल हो जाएगा। 5 into 2, 10 into 2, 5 into 2, ये सब ड्वेल टाइम डबल हो जाएगा, ठीक है। इसमें लिए नॉट लिखा है, ये 10 मिनट यहाँ पे हो जाएगा, ये 10 मिनट, इसका 20 मिनट, ये 10 मिनट, ये 10 मिनट, ये 10 मिनट, ये 10 मिनट। क्यों? कब? जब 5 to 10 डिग्री मिनिमम ड्वेल टाइम शेल बी ट्वाइस टाइम ऑफ द वैल्यूएबल लिस्टेड। मतलब आपको 5 से 10 डिग्री करना है, ये 5 to 10 डिग्री सेल्सियस का आपको डीपीटी करना है, तब आपका टेम्परेचर ये हो जाएगा। तो आपको ये सब चीज लिख लेना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि किस में कितना ड्वेल टाइम लेना है, तो ओके, ये क्या लिखा है किसमें? पेनिट्रेंट फ्रॉम डिसकंटिन्यूटी शेल कम आउट देन। ओके, देन आपको प्रोसेस रिपीट करना है। आपका ये पेनिट्रेंट मेथड जो आपने अभी जो किया वो फेल हो गया, आपको अगेन डीपीटी करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉल्वेंट रिमूवेबल पेनिट्रेंट, सॉल्वेंट रिमूवेबल तीसरा, पहला कौन सा था? वाटर वॉशेबल। उसमें टेम्परेचर कितना रखना था वाटर का? 43 डिग्री सेल्सियस, और कुछ उसने प्रेशर भी दिया था, वो प्रेशर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए था। उसके बाद पोस्ट इमल्सिफिकेशन मेथड हम समझे। इसके बाद तीसरा मेथड है सॉल्वेंट रिमूवेबल मेथड। और सॉल्वेंट मेरे को लगा मार के आता हूँ धार। 1 मिनट थोड़ा रुक जाओ, मैं थोड़ी देर में 2 मिनट में आता हूँ। ये सब चीज लिख लो भाई, ये लिख लो आप। ओके, लिख लिया? ऑफलाइन वाले लोग भाई जागते रहो, सोने का नहीं। आगे बढ़ते हैं। सॉल्वेंट रिमूवेबल मेथड पेनिट्रेंट। सॉल्वेंट रिमूवेबल मतलब आजकल हम जो मार्केट में यूज कर रहे हैं, इंडिया में यूज कर रहे हैं, गल्फ कंट्री में यूज कर रहे हैं, वही है। नया रॉकेट नहीं है ये, तो एकदम सिंपल समझने में है, ठीक है। सॉल्वेंट रिमूवेबल पेनिट्रेंट, एक्सेस सॉल्वेंट रिमूवेबल पेनिट्रेंट शेल बी removed by wiping with the clean, dry, lint free cloth or absorbent paper,
रिपीटिंग द ऑपरेशन अंटिल द मोस्ट ट्रेस ऑफ पेनिट्रेंट हैज बीन रिमूव। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल बात है। एक क्लीनर आपको कपड़े के ऊपर लेना है, फिर कपड़े के ऊपर क्लीन करते करते पेनिट्रेंट को रिमूव करना है। पेनिट्रेंट लगा दिया है, उसको कैसे रिमूव करेंगे, कौन कौन सी चीज से? तो आप वाइपिंग भी कर सकते हैं, क्लीनिंग विथ वाइपिंग। देखो, वाइपिंग विथ क्लीनिंग, ड्राई मतलब कपड़ा जो है वो एकदम सूखा होना चाहिए, ड्राई हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा मटेरियल ड्राई हो जाना चाहिए। लिंट फ्री क्लॉथ भी यूज कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे भले ही टिश्यू पेपर, ऐसा नहीं लिखा है लेकिन यहाँ लिखा है एब्जॉर्बेंट पेपर, टिश्यू पेपर यूज नहीं करना है, ठीक है, वो तो रेसे वाला रहता है। ये तो जस्ट एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ। तो रेसा वाला नहीं पेपर होना चाहिए, एब्जॉर्बेंट पेपर। रिपीटिंग द ऑपरेशन अंटिल, रिपीटिंग ऑपरेशन मतलब वो ऐसे क्लीन करता ही रहना है, करते ही रहना है एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसा करते रहना है। और पेनिट्रेंट जब तक रिमूव नहीं हो जाता है तब तक। ओके, remaining traces shall be removed by the wiping the surface with cloth, absorbent paper, lightning, moisture and solvent। उससे भी आप क्लीन करना है। minimize removal of penetrant from the discontinuity, care shall be taken, avoid the use of excess solvent। आपको इसमें भी ध्यान रखना है, कभी कोई कुछ लोग है ना डायरेक्ट पेनिट्रेंट, सॉरी क्लीनर है ना, वो पेनिट्रेंट लगाने के बाद डायरेक्टली किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, मटेरियल के ऊपर। जैसा मैंने यहाँ पे कल दिखाया ना आपको कि डायरेक्ट ऐसा करना नहीं है, वरना लग जाएगी वाट। वाट क्या लगेगी, डिसकंटिन्यूटी जो है उसके अंदर से भी पेनिट्रेंट निकल जाएगा, समझे। तो आपको ये सब चीज ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आप बोलेंगे कहाँ से सीख क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ऊपर कि ये भाई साहब ने हमने सिखाया, इसने ऐसा बोला, तो ऐसा नहीं, ध्यान रखो कोड में भी ये सब चीज वर्ड एकदम क्लियर लिखा है, एकदम ट्रेस के साथ। ट्रेस क्या, ट्रेस मतलब क्या है, शेल बी वर्ड यूज किया है। देखो, शेल बी का मतलब, शेल का मतलब, मस्ट का मतलब, आपको वैसा ही करना है। आपको, आपके पास ऑप्शन नहीं। आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं नहीं ऐसा ये चला लेगा, तो चला कुछ घंटा नहीं लेगा। यहाँ पे शेल भी लिखा है तो आपको नहीं, उसके बाद नहीं का, कोड में लिखा है वैसा ही करना है। मे भी लिखा होता है, शुड भी लिखा होता है, शुड लिखा होता है, तो मैं आपको मना नहीं करता, वो तो एक रिकमेंडेशन प्रैक्टिस था। आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे क्लियर लिखा है, ध्यान रखो कि आपको ये क्लीन नहीं हो जाना चाहिए उतना, मतलब एकदम ट्रेस से क्लीन नहीं करना है, ठीक है। Flushing the surface of the solvent following application penetrant prior to the developing is prohibited। Flushing भी नहीं करना है। देखो, flushing the surface with solvent क्या लिखा है, वार्निंग क्या लिखा है, वार्निंग में वार्निंग क्या लिखा है, देख दो, एकदम क्लियर वार्निंग लिखा है। फ्लशिंग द सरफेस विथ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब वो क्लीनर, वो फ्लश सीधा उससे फ्लश नहीं कर देना, ऐसा ऊपर डाल के सीधा पूरा निकल जाएगा, ऐसा नहीं करना है। फ्लशिंग, वार्निंग है कि फ्लशिंग द सरफेस विथ सॉल्वेंट फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ पेनिट्रेंट एंड प्रायर टू द डेवलपिंग, डेवलप करने से पहले आपको फ्लशिंग द सरफेस विथ सॉल्वेंट इज प्रोहिबिटेड। क्या लिखा है, प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब क्या है, करना ही नहीं है। आपके पास आप कुछ करेंगे तो आपके ऊपर क्या फटेगा, एनसीआर फटेगा। एनसीआर नहीं फटेगा, कोई देखने वाला नहीं है तो एनसीआर, खुद ही आप टेक्नीशियन है, अदरवाइज खुद ही लेवल 2 है और आपने ऐसा कर दिया तो एनसीआर तो नहीं फटेगा, लेकिन आपको कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगा, जो था फिर भी नहीं मिलेगा। समझो एग्जाम्पल के तौर पर वहां पे क्रैक है, ठीक है, फिर भी ऐसा आप कर दिया तो क्या होगा, वो क्रैक नहीं निकलेगा, नहीं मिलेगा, फिर वो प्रोसेस में जाएगा, वो इक्विपमेंट प्रोसेस में जाएगा, वहां पे अंदर से सल्फ्यूरिक एसिड ही जाने वाला है समझो, और सल्फ्यूरिक एसिड जाना स्टार्ट कर दिया एक आध साल या फिर कुछ टाइम के बाद वो जॉइंट फटेगा और वहां पे अगल बगल के लोग सब मर जाएंगे, तो आप मर्डरर बन गए देखा जाए तो कितना सीरियस है ये, बहुत सीरियस है। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे यार ऐसा क्यों बोल रहे, भाई ऐसा वर्ड में ही क्लियर लिखा है कोड ने, तो भी हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कोड आपको लिख के देता है फिर भी हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। बोलो, ये सब गलत बात है मेरे भाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्लियर लिखा है तो उसी को फॉलो करना चाहिए। ड्राइंग आफ्टर एक्सेस पेनेट्रेंट रिमूवल, अभी हम लोग पेनेट्रेंट रिमूवल करना है, ड्राइंग तक पहुंच गए, ठीक है। 3 मेथड, क्लीनिंग का हमने काम कर लिया, अभी ड्राइंग आफ्टर एक्सेस पेनेट्रेंट रिमूवल, ड्राइंग करना है। पेनेट्रेंट रिमूवल हो गया, कौन सी मेथड से, 3 मेथड से। पहला वाटर वॉशेबल से किया, समझो वो आपके पास नहीं है तो पोस्ट इमल्सिफिकेशन मेथड, समझो वो भी नहीं है तो सॉल्वेंट क्लीनर, समझे। ये तीनों से हमने क्लीन तो कर लिया पेनेट्रेंट को, उसके बाद क्या, तो पहला ऑप्शन इसमें ऐसा है, फॉर वाटर वॉशेबल और पोस्ट इमल्सिफाइंग टेक्निक से आपने समझो क्लीन किया। सरफेस में बी ड्राई विथ ब्लोटिंग विद द क्लीन मटेरियल बाय यूजिंग द
सर्कुलेटिंग एयर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इज नॉट रेजिंग 52 डिग्री। समझो आपने पहला दो मेथड जो है, पहला मेथड है वाटर वॉशेबल वाला, दूसरा मेथड है पोस्ट इमल्सिव, उससे आपने पोस्ट इमल्सिव ये वो टेक्निक से आपने ये क्लीनिंग किया है, समझो। ठीक है, तो सरफेस में भी ड्राई, सरफेस थोड़ा ड्राई होने का चांस है, तो ऐसा होने का चांस है ना, तो मे बी ड्राई बाय बोल्टिंग विथ क्लीनिंग, नॉट ड्राई, मेरा गलती हुआ यहाँ पे वेट, सरफेस यहाँ पे वेट होने का चांस है, मतलब थोड़ा गीला होने का चांस है, पूरा का पूरा वो देखो पानी ऊपर डालेंगे तो पूरा का पूरा वो पानी निकल नहीं जाएगा। पानी कब निकलेगा कि यहाँ पे देखो आप हाथ मारो पानी एक भी ड्रॉप नहीं आएगा आपके हाथ में, तब, समझे। तो यहाँ पे लिखा है सरफेस में भी ड्राई, तो ड्राई करने के लिए ब्लोटिंग विथ क्लीनिंग मटेरियल बाय यूजिंग सर्कुलेटिंग एयर, आपको सर्कुलेटिंग एयर भी यूज कर सकते हैं। सर्कुलेटिंग एयर मतलब वो थोड़ा एयर मारने का, पता है ना, मैंने यहां से ऐसा करके एयर मारा था, याद है ना, तो वो एयर मार भी सकते हैं, ऐसा लिखा है कोड में कि आप मार सकते हैं, ऐसा एयर भी लगा सकते हैं। और दूसरा आपको प्रोवाइड द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस नॉट एक्सीड 52 डिग्री, तो आपको समझो 43 डिग्री का एयर है तो वो भी मार सकते हैं। दूसरा आप टेम्परेचर रेज भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली फ्लैम उसमें नहीं जाना चाहिए हीटिंग करने। जनरली होता है ना हीटिंग करेंगे, वार्म हीटिंग, जो सऊदी अरबिया में क्या होता है, स्टेनलेस स्टील है ना, उसको वार्म हीटिंग करना पड़ता है। स्टेनलेस स्टील को वार्म हीटिंग का मतलब क्या है, कोई एक एसएस का पाइप है समझो, उसका जॉइंट है, वहां पे हम लोग वेल्डिंग मार रहे हैं, तो वेल्डिंग मार रहे हैं तो क्या होगा, वेल्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है, 7:30 6 बजे 7 बजे वहां ड्यूटी स्टार्ट हो जाता है, फिर बीच में 3-4 घंटे का लंच होता है, लंच लंबा होता है क्योंकि उसमें लोग सोते भी है, ठीक है, क्योंकि वहां धूप होता है बहुत सारा, तो ऐसा शेड्यूल होता है। नाइट में थोड़ा लंबा खींचना, दिन में थोड़ा ज्यादा, मॉर्निंग में ज्यादा जल्दी उठ के जॉब करने का, ऐसा सब चीज है, बीच में आपको 3-4 घंटा रेस्ट मिलेगा, उसमें आप कर सकते हैं ऐसा। तो जब मॉर्निंग में आप जाएंगे तो वहां पे मॉइस्चर भाप पड़ेगा, बोलते हैं ना भाप, मॉर्निंग मॉर्निंग में क्या होता है, जब फसल में आप जाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पानी के ड्रॉप रहते हैं, तो ऐसे ड्रॉप भी स्टेनलेस स्टील के ऊपर होते हैं, तो क्या हम वेल्डिंग मार सकते हैं, नहीं, तो उसको वार्म हीटिंग करना पड़ता है। तो ऐसा वार्म हीटिंग भी किस में, अगर दो टेक्निक यूज किया, वाटर वॉशेबल और पोस्ट इमल्सिफायर अगर यूज किया है, तो ऐसा वार्म हीटिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर कितने से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 52। बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि यार ऐसा होता है क्या, यस हमने देखा नहीं है, बाकी लोग तो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 52 डिग्री से टेम्परेचर ज्यादा नहीं जाना चाहिए, वैसा वार्म हीटिंग कर सकते हैं, या तो फोर्स एयर आप मार सकते हैं, बाहर से एयर मारेंगे तो भी वो ड्राई हो जाएगा। कौन ड्राई हो जाएगा, हमारा मेटल, जहां पे डीपीटी करना है वो, जहां पे हमने क्लीनिंग किया है वो, पानी से क्लीन किया है या पोस्ट इमल्सिफिकेशन टेक्निक से क्लीन किया है वो। दूसरा बी ऑप्शन क्या है, तो दूसरा है, तीसरा ऐसा देखा जाए तो वाटर वॉशेबल और पोस्ट इमल्सिफायर से क्लीन किया। अभी सॉल्वेंट क्लीनर से हम टेक्निक से क्लीन करते हैं, तो सरफेस में भी ड्राई बाय नॉर्मल इवोपोरेशन, ब्लोटिंग, वाइपिंग एंड फोर्स्ड एयर। तो जनरली क्या होता है, हम क्लीनर यूज करते हैं तो नॉर्मल जो एटमोस्फियर में है वो इवोपोरेट हो जाता है, इवोपोरेट हो जाता है ना, इवोपोरेट मतलब वो उड़ जाएगा, ठीक है, वो क्लीनर है वो उड़ जाएगा, हाथ में लगा के देखो ठंडा लगेगा, फिर थोड़ी देर में वो उड़ जाएगा, उसका मतलब क्या हुआ, इवोपोरेट हुआ। ब्लोटिंग इफेक्ट, तो वो भी एक सिस्टम है। वाइपिंग, वाइपिंग से भी आप क्लीन कर सकते हैं थोड़ा बहुत मार के, ठीक है, ऐसा मैं अभी वाइपर दिखाया ना वैसे। और फोर्स्ड एयर, थोड़ा बहुत फोर्स्ड एयर भी मार सकते हैं, ठीक है, बात समझे। अब यहाँ पे देखो इंस्ट्रूमेंट है, सब चीज उसी के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ। भले ही कुछ लोग ऐसा सोचेंगे यार हमको नहीं दिख रहा है, तो भाई आप लोगों को जब रिकॉर्डिंग हमारे जीमेल ड्राइव में अंदर जाएगा तो आपको भी मेरा फेस वगैरह सब दिखेगा, यहाँ पे मैं प्लेट दिखा रहा हूँ, इमल्सन दिखा रहा हूँ, पेनेट्रन दिखा रहा हूँ, वो सब चीज भी दिखेगा कहाँ पे, जीमेल ड्राइव के अंदर आपको ये पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेवलपिंग। अभी क्या हो गया, क्लीन हो गया, चकाचक, हमारा पर थोड़ा हेडेक कम हो गया, हम आधे तक पहुंच गए, ठीक है, क्योंकि 3 दिन से हम यहीं पे काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, या सॉल्वेंट वाले में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, देखो इसमें सॉल्वेंट रिमूवल टेक्निक से आपको नॉर्मल इवोपरेट हो जाएगा, या लोटिंग या वाइपिंग या फोर्स एयर से ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, उसमें आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्लीनर ही इवोपरेट हो जाएगा, उसका टेम्परेचर ही लो ऑलरेडी लो है, समझे आप। तो वहां पे आपको ये कंडीशन 52 वाला सर इसमें भी लागू पड़ेगा, तो लागू पड़ने का आपका सवाल ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो ही जाएगा, तो इसके लिए इसमें कंडीशन लागू नहीं पड़ेगा, तो डोंट वरी रिगार्डिंग दिस। आगे बढ़ते हैं, डेवलपिंग। अभी हमारा भाई आएगा डेवलप मारने का, डेवलपर मारने का, लेकिन डेवलपर में दो टाइप है,
वेट डेवलपर एंड ड्राई डेवलपर। तो दोनों को कैसे कैसे काम करते हैं हम आगे बढ़ते हैं। डेवलपर शेल बी अप्लाइड एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर पेनिट्रेंट रिमूवल। क्या लिखा है आप पढ़ो इस बार। डेवलपर शेल बी अप्लाइड एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर पेनिट्रेंट रिमूव। जैसे ही पेनिट्रेंट रिमूव हुआ तुरंत लगाना है। शेल बी अप्लाई, शेल बी मतलब लगाना ही है। आप 10 घंटा करेंगे, 2 घंटा करेंगे, 3 घंटा करेंगे या 15-20 मिनट करेंगे तो घंटा भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कोड ने बोला है कि डेवलपर शेल बी अप्लाइड एज सुन एज पॉसिबल। तुरंत लगाना है आपको। जैसे क्लीन कर दिया है तब की बात है, तुरंत लगाना है। और द टाइम इंटरवल शेल नॉट एक्सीड द एस्टैब्लिशिंग इन द प्रोसीड्यूर। तो इसका जो टाइम इंटरवल है, समझो उसने लिखा है कि विथ इन 30 मिनट 30 सेकंड के अंदर या विथ इन 1 मिनट के अंदर आपको डेवलपर लगा देना है। तो फिर आप 2 मिनट कर देंगे, उसके बाद में डेवलपर लगाएंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। कोड ही मना कर रहा है, नहीं चलेगा। इनसुफिशिएंट कोटिंग थिकनेस मे नॉट ड्रॉ द पेनिट्रेंट आउट द डिसकंटिन्यूटी। इनसुफिशिएंट कोटिंग थिकनेस मतलब पेनिट्रेंट ही आपने पहले से ही कंजूसाई जैसा लगाया, थोड़ा सा ही लगाया, तो क्या वो निकलेगा डिसकंटिन्यूटी के अंदर से? पेनिट्रेंट पहले क्लीनिंग में ही थोड़ा बहुत निकल जाता है, तो उसमें फिर निकलने का चांस कम है। इसके लिए इसने लिखा है इनसुफिशिएंट कोटिंग थिकनेस मे नॉट ड्रॉ द पेनिट्रेंट आउट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी। और दूसरा, ये तो इनसुफिशिएंट पेनिट्रेंट हुआ, लेकिन डेवलपर भी इनसुफिशिएंट हो सकता है ना। ऊपर से आप मारेंगे ही थोड़ा दूर और थोड़ा ही डेवलपर मारेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। कम से कम डेवलपर है प्रॉपर तरीके से स्प्रेड हो पूरा का पूरा, जहां पे डीपीटी किया है वहां पे ऐसा थोड़ा ज्यादा मारना पड़ेगा। ज्यादा मतलब इतना भी ज्यादा नहीं, ओवर डेवलप भी नहीं कर देना है। ज्यादा डेवलपर मार देंगे तो क्या होगा, मैं आपको दिखाया था, वो व्हाइट व्हाइट धब्बे जैसा बन जाएगा। एक पानी जैसा, एक समंदर का लहर कैसा होता है, उसमें लहर का टाइप का ऐसा वमल जैसा बन जाएगा, तो वो भी नहीं चलेगा। तो आपको कम भी डेवलपर नहीं मारना है, ज्यादा भी डेवलपर नहीं मारना है। अगर इनसुफिशिएंट आपने डेवलपर मारा है तो पेनिट्रेंट डिसकंटिन्यूटी के अंदर आएगा ही नहीं। ओके, दूसरी बात, कंजर्वेटिवली मतलब सैमली एक्सेसिव कोटिंग थिकनेस में मास्क इंडिकेशन। आपको एक्सेसिव इंडिकेशन होगा तो ऊपर वो जल्दी से बंद हो जाएगा, मतलब जल्दी से इवोपोरेट हो जाएगा। तो डिसकंटिन्यूटी को बाहर, जो पेनिट्रेंट डिसकंटिन्यूटी के अंदर है उसको बाहर आने का टाइम, क्योंकि वहां पे बड़ा सा लेयर बन गया है, ज्यादा थिकनेस वाला लेयर बन गया है, उसको वो बाहर निकलने ही नहीं देगा। तो वो भी एक चांस है ना। तो कहने का मतलब है कि ज्यादा भी डेवलपर नहीं मारना है, कम भी डेवलपर नहीं मारना है, ये आपको ध्यान रखना है। विद कलर कॉन्ट्रास्ट पेनिट्रेंट ओनली वेट डेवलपर शेल बी यूज्ड। कलर कॉन्ट्रास्ट जब आप डेवलपर कलर कॉन्ट्रास्ट मेथड यूज करते हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट मतलब डीपीटी, जो येलो कलर यहाँ पे जो हम लोग जनरल यूज करते हैं ना, वो उसमें ओनली वेट डेवलपर शेल बी अप्लाइड। वेट डेवलपर मतलब ये कहाँ गया, ये साला डेवलपर खो गया, 1 मिनट रुको। क्लीनर, यस, ये क्या है, ये डेवलपर यूज करना है। ठीक है, तो कलर कॉन्ट्रास्ट पेनिट्रेंट जब होगा ओनली वेट डेवलपर शेल बी यूज। ये कौन सा डेवलपर है? वेट डेवलपर है। इधर भी लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा होगा, ये वेट डेवलपर यहाँ पे। ठीक है, ओके। अभी वेट डेवलपर यूज करना है विथ फ्लोरोसेंट। जब आप यूज करते हैं पेनिट्रेंट, वेट एंड ड्राई डेवलपर में भी यूज, दोनों यूज कर सकते हैं, फ्लोरोसेंट में दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन जब कलर कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं, हम लोग विजिबल वाला मेथड यूज करते हैं, उसमें वेट डेवलपर ही यूज करना है। ओके, अभी तो हमको यहां से ऐसा पता चला कि हम लोगों का डेवलपर के 2 टाइप है, एक वेट डेवलपर, एक ड्राई डेवलपर, राइट। तो ये दोनों डेवलपर है, उसके बारे में एक एक के बारे में थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, थोड़ा समझते हैं क्या कांड हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, सब देखते हैं। ओके, ड्राई डेवलपर एप्लीकेशन। ड्राई डेवलपर मतलब सूखा, ठीक है, पाउडर जैसा, टेल्कम पाउडर, वो लड़कियां लोग लगाती है ना, वो ऐसे मुंह पे लगा के ऐसे ऐसे मुंह पे लगाती है ना, उसकी बात कर रही है। ऐसा भी डेवलपर आता है। ड्राई डेवलपर शेल बी अप्लाइड ओनली टू द ड्राई सरफेस ऑफ द सॉफ्ट ब्रश। आप ब्रश से भी लगा सकते, ब्रश के ऊपर ड्राई पाउडर ले लो। वो जनरली होता है ना, हम बाल कटाने जाते हैं तो वो क्या होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा कुछ रहता है ब्रश, उसके ऊपर बहुत सारा पाउडर लेता है, फिर वो जहां पे बाल काटा है वहां पे लगा देता है ना। वैसा भी आप डेवलपर अप्लाई कर सकते हैं। हैंड पावर बल्ब, हैंड पावर बल्ब, आपके पास एक पावर बल्ब जैसा, एक बल्ब जैसा कुछ चीज रहेगा, उसके अंदर वो पाउडर भरा हुआ है। जनरली हम लोग बोलते हैं ना, टैल्कम पाउडर कैसे आता है, वो पाउडर घर में हम लोग मुंह पे लगाना है, फोड़ला फोड़ला पीछे हुआ, तो वो पाउडर कैसे में आता है, वो डब्बी में आता है ना। वैसा डब्बी में भी आ सकता है ना ऐसा डेवलपर। वो फिर ऐसे ऊपर से ऐसा डालने का, जैसे हम खाने में जाते हैं खाना खाने, तो नमक कैसे डालते हैं हम खाने में,
वैसा भी डेवलपर आता है ना, तो उसको बोलते हैं हैंड पावर बल्ब, ऐसा भी हो सकता है। और पाउडर गन में भी आ सकता है। और अदर मीन्स आपको जैसा सूटेबल, जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी आप उसको ले सकते हैं। प्रोवाइड द पाउडर डस्टेड इवनली ओवर द एंटायर सरफेस बीइंग एग्जामाइंड, तो पूरा का पूरा सरफेस के ऊपर ऐसा छांट देना है डेवलपर को, समझे? स्प्रे की बात नहीं कर रहे हम लोग ड्राई डेवलपर की बात कर रहे हैं, पाउडर फॉर्म में आएगा उसकी बात कर रहे हैं। आप वो डेवलपर को कैसे ब्रश के ऊपर भी ले सकते हैं और सब जगह लगा सकते हैं। दूसरा, आप ऐसा हैंड बल्ब के अंदर भी रख सकते हैं, सॉफ्ट ब्रश के अंदर, पाउडर गन के अंदर, गन से भी ऊपर से ऐसा डाल सकते हैं। उसके बाद अदर मीन्स जितना जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें भी आप रख सकते हैं। प्रोवाइड द पाउडर इन डस्ट इवनली एंड ओवर द एंटायर सरफेस बीइंग एग्जामाइंड, जहां पे सरफेस का एग्जामिनेशन करना है वो सब जगह पे आपको वैसा डेवलपर लगाना है। ये आपने देखा नहीं है, इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ जैसे बाल काटते हैं ना वैसा समझाने का। जो लोग बाल काटते हैं तो कैसे वो ब्रश के ऊपर लेते हैं वो पाउडर, फिर हमारे आगे पीछे लगा देते हैं। वो क्यों? जो हमको जलन ना हो, जलन कम महसूस हो, थोड़ा अच्छे से दिखे, ठीक है, ऐसा इसकी वजह से। आगे बढ़ते हैं। वेट डेवलपर एप्लीकेशन, पहला ड्राई डेवलपर समझ लिया कि कैसे अप्लाई करना है, और वेट डेवलपर कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में। Prior to the apply suspension type of wet developer to the surface, the developer must be thoroughly agitated the ensure the adequate dispersion of suspended particle। तो आपको याद रखना है कि ये जो ड्राई डेवलपर सॉरी वेट डेवलपर आप अप्लाई करते हैं, प्रायर टू द अप्लाई सस्पेंशन टाइप ऑफ डेवलपर टू द सरफेस, आप जब अप्लाई करने से पहले तो डेवलपर मस्ट बी थ्रूली एजिटेड, मतलब क्या है? लाओ ये डेवलपर, ये हम ऐसा करते हैं, ये आवाज आता है ना ऐसे, समझे? ऐसा दोनों साइड एजिटेट होना है। कभी कभी बीच में मैं ऐसा भी राउंड में घुमाता हूँ, पता है ना उसका रीजन क्या है? यहाँ पे लिखा है इसके लिए मैं कर रहा हूँ, नहीं लिखा होता तो क्या होता, खाली बोले हमें क्या, खाद खाद लगा दिया ऐसा। लेकिन ये एजिटेट आपको करना है, अंदर जो है गोटी है वो गोटियां दोनों साइड से बजना चाहिए, ठीक है? ओके, डिस्पिरेशन सस्पेंडेड पार्टिकल्स, दोनों साइड से वो आवाज आनी चाहिए, ऐसा यहाँ मतलब आप आपकी लैंग्वेज में समझो, बाकी कहना तो यही चाहता है और कुछ नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। उसमें एक्वास डेवलपर है, नॉन एक्वास डेवलपर है। तो एक्वास डेवलपर ये कौन सा डेवलपर है, थोड़ा मुझे बोल सकते हैं आप? कहां पे लिखा है, क्या लिखा है? नॉन एक्वास डेवलपर। तो वो डेवलपर जो है ना हमारे हाथ में वो ये है। ओके, पहले तो एक्वास डेवलपर का डिस्कस कर लेते हैं, बाद में नॉन एक्वास के ऊपर जाते हैं। एक्वास डेवलपर में बी अप्लाई टू आइदर द वेट और ड्राई सरफेस, तो दोनों जगह पे हम अप्लाई कर सकते हैं। वेट सरफेस है उसके ऊपर भी, ड्राई सरफेस है उसके ऊपर भी, ठीक है? आइदर वेट एंड ड्राई सरफेस। इट शेल बी अप्लाई टू द डिपिंग मतलब ऊपर से छटकाव करना। वो ड्रॉप ड्रॉप गिरता है ना, बारिश कैसे गिरता है, ड्रॉप ड्रॉप थोड़ा 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 गिरता रहता है, वैसे वैसे भी आप डिपिंग भी कर सकते हैं, ब्रशिंग कर सकते हैं। ब्रश के ऊपर लेके, मैं आपको समझाया ना, ऊपर ब्रश के ऊपर लेके फिर वो पाउडर लगा सकते हैं, वैसा ब्रशिंग भी कर सकते हैं, स्प्रेइंग भी कर सकते हैं, डायरेक्टली स्प्रे भी कर सकते हैं। कौन सा? नॉन एक्वास, जो हम लोग अभी यूज नहीं करते हैं, ये बड़े लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं? बड़े बड़े कौन है? अमेरिका वाले लोग, ठीक है, यूरोपियन लोग, ठीक है, कैनेडियन लोग, वो सब चीज लोग ये सब चीज यूज करते हैं। ओके, अदर मींस आपको जैसे प्रोवाइडेड थिन कोटिंग ऑब्टेन ओवर द एंटायर सरफेस बीइंग एग्जामाइंड, जहां पे आपका सरफेस एग्जाम करना है उसमें इसके हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ, ब्रशिंग से कर सकते हैं, डिपिंग कर सकते हैं और स्प्रेइंग से कर सकते हैं, और भी आपके पास अच्छा खासा कोई ऑप्शन है तो अदर मीन्स आप दूसरे कोई भी रास्ते से उसको अप्लाई कर सकते हैं। किसको? डेवलपर को, एक्वास डेवलपर को, ठीक है? ओके, अभी क्या लिखा है? ड्राइंग टाइम में बी डिक्रीज बाय यूजिंग द वार्म एयर। ड्राइंग टाइम आपको डिक्रीज करना है। कभी कभी क्या है, डेवलपर लगा देते हैं तो सूखा सूखा धीरे 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 फिर ड्राई होता है, पता है ना? वो ड्राई होता दिखेगा आपको, आंखों से दिखेगा वो, तो वो आप वार्म एयर से, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर से थोड़ा दूर से, ध्यान रखो कि उसके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट ना हो, ऐसा भी आप एयर मार के भी थोड़ा उसको वार्म हीटिंग करके भी डिक्रीज कर सकते हैं वो टाइम। किसका टाइम? ड्राइंग टाइम। डेवलपर लगाने के बाद मैं आपको डेवलपर लगाया हुआ दिखाता हूं, तब जाके थोड़ा आइडिया आएगा। देखो ये है डेवलपर, मैं लगाता हूं, देखो ये जो अभी सूख रहा है, धीरे धीरे सूख रहा है, धीरे धीरे दिख रहा है, अभी धीरे धीरे वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, फिर वो ड्राई हो जाएगा। तो इसकी बात कर रहा है, ठीक है? ये क्या लिखा है?
ड्राइंग टाइम में बी डिक्रीज बाय यूजिंग वार्म एयर। अभी मैं एयर मारता हूं मेरे मुंह से, देखो सूख रहा है, सूख गया ना अभी, तो इसकी बात कर रहा है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, मुंह से नहीं मारना है, ठीक है, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा दिखाया है। ओके, प्रोवाइडेड द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द पार्ट इज नॉट रेज्ड बाय द 52 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं रहना चाहिए। वो जब आप एयर मारते हैं ना, तो उसका टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए। ब्लोटिंग इज नॉट परमिटेड, ब्लोटिंग आपको यहाँ पे परमिटेड नहीं है, ये भी याद रखो। ओके, अभी नॉन एक्वास डेवलपर, भाई एक्वास डेवलपर समझ में आया कैसे अप्लाई करना है? मैं आपको ये बोलूं, वेट डेवलपर समझ में आया आपको कैसे अप्लाई करना है? प्रेस। ड्राई डेवलपर समझ में आया? ड्राई डेवलपर वो ब्रश के ऊपर या पाउडर के ऊपर ऊपर एजिटेट ऐसा कर करके, मतलब कोई डिब्बे में लेके भी आप ऊपर से डाल सकते हैं या ऊपर से फेंक सकते हैं या डिपिंग कर सकते हैं, सब चीज ठीक है। अभी नॉन एक्वास डेवलपर, नॉन एक्वास डेवलपर शेल बी अप्लाइड बाय द स्प्रेइंग एक्सेप्ट वेयर द सेफ्टी ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रेक्लूड इट। मतलब क्या हुआ? तो नॉन एक्वास डेवलपर है, यहाँ पे तो खाली स्प्रेइंग ही लिखा है, इसका मतलब खाली स्प्रे से ही हम कर सकते हैं, ठीक है, और तो कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है, आएगा तो देखेंगे। अंडर द सच कंडीशन डेवलपर में बी अप्लाइड बाय ब्रशिंग। कुछ कंडीशन के ऊपर कुछ कुछ जगह पे आपको नाक में घुसने का चांस है ना डेवलपर, तो वो भी चांस है, उस टाइम पे आप ब्रश में भी अप्लाई कर सकते हैं, ब्रश के ऊपर लेके भी। लेकिन ये जनरली मेथड ज्यादा कारगर नहीं है, तो लोग आजकल ब्रश के ऊपर लेके यूज नहीं करते हैं। कोड भले ही बोलता है, लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं है जनरली, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट स्प्रे ही लगाते हैं, याद रखो। फॉर द वाटर वॉशेबल और पोस्ट इमल्सिफिकेशन पेनेट्रेंट द डेवलपर शेल अप्लाई द ड्राई सरफेस। तब डेवलपर आपको ड्राई सरफेस के ऊपर ही अप्लाई करना है, कब? जब वाटर वॉशेबल करते हैं या पोस्ट इमल्सिफिकेशन टेक्निक्स यूज करते हैं, पेनेट्रेंट यूज करते हैं, तब। फॉर सॉल्वेंट रिमूवेबल पेनेट्रेंट, जब सॉल्वेंट रिमूवेबल आप यूज करेंगे, तो डेवलपर में बी अप्लाइड as soon as practical after excess penetrant removal। जब पेनेट्रेंट रिमूवल हो जाता है उसके बाद आपको डेवलपर अप्लाई करना है। और ड्राइंग शेल बी नॉर्मली इवोपरेशन, वो तो नॉर्मली जनरली ऐसे ही, अगर कुछ हमने नहीं बाहर से पोस्ट एयर किया तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो इवोपरेट हो जाएगा और धीरे धीरे वो ड्राई बन जाएगा, ठीक है, ड्राई पड़ जाएगा। तो ये भी एक है। ओके, डेवलपिंग टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट बात है डेवलपिंग टाइम। डेवलपिंग टाइम फॉर द फाइनल इंटरप्रिटेशन बिगिन इमीडिएटली। क्या लिखा है? फिर से तुम आप पढ़ो। डेवलपिंग टाइम फॉर फाइनल इंटरप्रिटेशन immediately after the application ऑफ ड्राई डेवलपर और एज सुन एज वेट डेवलपर कोटिंग इज ड्राई। मतलब क्या हुआ? जैसे ही आप डेवलपर इंप्लीमेंट किया है, तब तुरंत आपको क्या करना है? तुरंत देखना स्टार्ट कर देना है, इवेल्युएशन करना स्टार्ट कर देना है। आपका इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब देखना, मतलब आपको चेक करना है इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है। तो कब करना है वो? तुरंत, डेवलपर जैसे ही लगा दिया तुरंत स्टार्ट कर देना है। अदरवाइज आपको थोड़ा बहुत, जैसे ही डेवलपर सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तुरंत आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे देखो एकदम क्लियर मस्त चकाचक वर्ड लिखा है। डेवलपिंग टाइम फॉर फाइनल इंटरप्रिटेशन बीइंग इमीडिएटली आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ड्राई डेवलपर और एज सून एज वेट डेवलपर कोटिंग ड्राई। जब कोटिंग ड्राई हो जाता है तुरंत आपको कर देना है, या तो जैसे ही पैनल डेवलपर लगा दिया है तुरंत आपको इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर देना है। ओके, इंटरप्रिटेशन नहीं वर्ड आया था वहां पे, तो इंटरप्रिटेशन के बारे में भी यहाँ पे बहुत लंबा छोड़ा चांसेस लिखा हुआ है, तो वो भी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। ओके, इतना ही है भाई, इसके बाद पूरा खत्म हो जा रहा है शायद, इसके बाद यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। तो अभी हमारे पास 2 ही पेज बचे हैं, ठीक है, तो डोंट वरी रिगार्डिंग दिस। अभी 2 पेज में हम लोग सेशन को फिनिश करते हैं और यहाँ पे हमारा एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 6 फिनिश होता है। लेकिन थोड़ा रुक जाइए, 2 पेज थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बहुत टफ नहीं है, ज्यादा इजी ही है। ओके, वॉइस लॉस्ट किसी ने बोला, यार मेरे को पहले बोलना चाहिए यार, वॉइस लॉस हो रहा है क्या? मैं तो वाईफाई स्टार्ट कर देता हूँ। हेलो, अभी वॉइस मेरा बराबर आ रहा है? अभी मेरा वॉइस okay, final interpretation shall be made not less than 10 minutes, more than 60 minutes।
इंटरप्रिटेशन करना है तो कितने मिनिमम 10 मिनट में कर लेना है, 10 या 60 की मिनट के अंदर आप कर सकते हैं, फिर 60 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लेना है, वरना वहां पे कोई हाथ लगा देगा, कहाँ से कुछ एयर आया तो थोड़ा बहुत निकल जाने का चांसेस है, तो बहुत सारे चांसेस वहां पे बनते हैं। इसके लिए आपको ये याद रखना है। देखो क्या लिखा है, फाइनल इंटरप्रिटेशन शेल बी वर्ड आया, मतलब यही करना है। आपके पास कोई ऑप्शन, सर मैं तो 5 मिनट में करके आ गया तो घंटा नहीं चलेगा, सर मैं 1 घंटा थोड़ा दूसरा काम करके आता हूँ, डेवलपर लगा दिया है, बाद में मैं 1 घंटे के बाद वो चेक कर लेता हूँ, तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? शेल बी वर्ड आया, शेल बी वर्ड मतलब कंपलसरी आपको ऐसा ही करना है। फाइनल इंटरप्रिटेशन शेल बी नॉट लेस देन 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा, कम नहीं, और 60 मिनट से ज्यादा नहीं। समझे आप? तो इसी में आपका काम खत्म करना है, तमाम करना है। अगर नहीं किया तो नहीं चलेगा, वापस आपको पूरा का पूरा पैटर्न मेथड वापस फॉलो करना पड़ेगा। ओके, आफ्टर द रिक्वायरमेंट ऑफ टी 675.3 आर सेटिस्फाइड, 675 ऑलरेडी, 675.3 आर सेटिस्फाइड, तो 675.3 सेटिस्फाइड। एक मिनट में वो टेबल देख लेता है ना। क्यों इतना लोड ले रहा है? वो टेबल कहाँ गया? 670, ओके, टी 675.3, तो ए टी 675.3, तो ये है डेवलपिंग टाइम। ये डेवलपिंग टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। डेवलपिंग टाइम में ऐसा लिखा है कि आपको जल्दी से जल्दी इंटरप्रिटेशन करना है, और फॉर द फाइनल इंटरप्रिटेशन शेल बी लेस देन 10 मिनट, 60 मिनट रिक्वायरमेंट ऑफ। इसमें तो अभी हमने ये समझाया ना, 675.3 क्या समझाया कि तुरंत डेवलपर लगा दिया और तुरंत का तुरंत आपको इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर देना है। आर सेटिस्फाई मतलब वो सेटिस्फाई होना चाहिए, वो लाइन सेटिस्फाई होने के बाद आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नॉट लेस देन 10 मिनट, मैक्सिमम 60 मिनट से कम में कर देना है, ठीक है। अनलेस अदरवाइज क्वालिफाइड अंडर 653, 653 में क्वालिफिकेशन अगर डेवलप आपने वापस डेमोस्ट्रेट किया है मटेरियल को, सॉरी पेनेट्रॉन टेस्ट को, उसमें आप 2 मिनट में भी आपको वो मिल जा रहा है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, ऐसा लिखा है, ठीक है। ओके, अभी ये लाइन आपको शायद समझ में ना आए, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले सेशन में ये 653 समझाया है। T653 है क्या? T653 नया कुछ नहीं है भाई, रॉकेट नहीं है। T653 में आपको दिखा देता हूं, तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखो 653 मतलब ये है, ये आपको टेम्परेचर T653 का मेंटेन करना है, मैंडेटरी अपेंडिक्स से। हमने दूसरा सेशन लिया, इससे पहले का जो सेशन किया उसमें हमने समझाया कि हम ये टेम्परेचर नहीं, या दूसरा हमको टेम्परेचर में चाहिए तो क्या करना है, वो सब चीज का रिक्वायरमेंट दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ ब्लीड आउट डज नॉट अल्टर द एग्जामिनेशन रिजल्ट, लॉन्गर पीरियड आर परमिटेड। ब्लीड आउट मतलब जब डेवलपर लगाते हैं आप, तो पैनाटर्न बाहर नहीं निकल पा रहा है, और निकल भी रहा है तो धीरे 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 निकल रहा है, तो आपको ज्यादा टाइम आप ले सकते हैं, ऐसा एक कोड बोलता है, ठीक है। तो फिर आप ज्यादा टाइम भी ले सकते हैं। कभी कभी होता है ना, डेवलपर मारते हैं, फिर सूखता भी धीरे धीरे है, और धीरे धीरे वो पैनाटर्न रेड कलर का बाहर निकलता जाएगा, बाहर निकलता जाएगा, तो उस टाइम पे भी आप थोड़ा टाइम कंज्यूम ले सकते हैं, मतलब टाइम ले सकते हैं। चलो अभी निकल रहा है, अभी और थोड़ा क्लियर हो रहा है, अभी और थोड़ा क्लियर हो रहा है, ऐसा धीरे धीरे आप चल सकते हैं। इसके लिए लिखा है, इफ ब्लीड आउट डज नॉट अल्टर द एग्जामिनेशन रिजल्ट। ब्लीड आउट मतलब पेनेट्रन को बाहर निकलना, डेवलपर को अंदर घुसेगा तभी तो पेनेट्रन बाहर निकलेगा। वो जो पेनेट्रन बाहर निकल, पहले तो पेनेट्रन डिस्कंटिन्यूटी के अंदर जाता है ना, उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन। उसके बाद डेवलपर जब हम मारते हैं, तो डेवलपर पेनेट्रन के जगह पे जाता है, पेनेट्रन को बाहर निकालता है, और पेनेट्रन रेड कलर का है, तो जैसे ही व्हाइट कलर में ऊपर रेड आएगा तो हमको पता चलेगा वहां डिस्कंटिन्यूटी है। लेकिन उसको ब्लीड आउट भी बोलते हैं और स्ट्रांग कैपिलरी एक्शन भी बोलते हैं।
ठीक है। तो ब्लीड आउट मतलब यहाँ कोई रॉकेट नहीं है भाई, कोई समझने में कोई गलती नहीं करने का। ब्लीड आउट मतलब स्ट्रॉन्ग कैपिलरी एक्शन ही है वन ऑफ द। ओके, लॉन्गर पीरियड इज परमिटेड, अदरवाइज लॉन्गर पीरियड आपको परमिट करता है इफ द सरफेस बी एग्जामाइंड इज लार्जर इनफ टू preclude complete examination within the prescribed or establish the time the examination shall be performed increment। मतलब आपको अगर ज्यादा टाइम लेना है, ये लंबा प्रोसेस है, तो उसमें आप डेवलपर लगाने में आप प्रॉपर तरीके से लगा सकते हैं। कुछ कुछ लोग, पता है, देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आपको ऐसा नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, पेनेट्रन बाहर निकलता है, लेकिन हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये इतना ही दिखा रहा है, शायद हमने क्लीनिंग करने में गलती किया होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको वो एरिया का क्लीन करके वापस उसके ऊपर वापस डेवलपर मारते हैं। क्लीन मतलब क्लीनर से क्लीन नहीं, ऐसे ही कपड़े से क्लीन करके सीधा उसके ऊपर डेवलपर मारते हैं। अगेन वहां पे रेड दिखता है, मतलब अंदर से पेनेट्रन बाहर निकलता है। तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं कि यस यहाँ पे कुछ डिसकंटिन्यूटी है, हमारा क्लीनिंग करने का गलती नहीं। तो ऐसा भी लोग करते हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, तो उसी की ये बात कर रहा है। ऐसा भी हम कर सकते। कैरेक्टरिस्टिक characterizing indication characterizing characterizing indication, the type of discontinuity are difficult to evaluate if the penetrant diffusing excessively into the developer। जब आप थोड़ा confusion generate होता है आपको, if this condition is occurred, एक्सटेंट ऑफ द इंडिकेशन, मतलब आपको ज्यादा टाइम लेना है तो भी ले सकता है। मैं आपको बोला ना, कैरेक्टराइजिंग कुछ कंफ्यूजन जनरेट होता है कि इसमें ज्यादा क्लीन कर दिया है, कम क्लीन कर दिया, तो फिर वापस भी आप पूरा का पूरा प्रोसेस को भी वापस फॉलो कर सकते हैं उतने एरिया में। अदरवाइज मैं बोला ना, एक डेवलपर थोड़ा लगा निकाल देने का, क्लीनिंग से निकाल देने का, फिर डेवलपर थोड़ा बहुत मारने का, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा रिकमेंडेशन नहीं करता हूं, आप पहली बार में अच्छा करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कलर कॉन्ट्रास्ट पैटर्न, with the color contrast pattern the developer form reasonably uniform white coating। तो डेवलपर क्या है, एकदम व्हाइट कोटिंग है, ठीक है। उसमें हमको क्या दिखेगा, रेड कलर दिखेगा। रेड कलर जो डिसकंटिन्यूटी के अंदर निकल गया, अंदर गया है, वो सरफेस discontinuity are indicated by bleed out the penetrant which are normally deep red color। क्या लिखा है, रेड कलर आपको बाहर दिखेगा। this tends द डेवलपर की वजह से डेवलपर अंदर घुसेगा और पेनेट्रन बाहर निकलेगा। द इंडिकेशन विथ लाइट पिंक कलर में इंडिकेट द एक्सेसिव क्लीनिंग। अगर वो पेनेट्रन का थोड़ा लाइट पिंक हो जाता है, कलर रेड का लाइट पिंक हो जाता है, तो इसका मतलब ये समझना है आपको कि भाई आपने ज्यादा क्लीन कर दिया है। समझे बात आप, ज्यादा क्लीन कर दिया। व्हाइट को और रेड को देखो, जब पुराना, जब हम लोग पढ़ते थे, छोटे थे, तब हम कलर मिक्सअप करते थे, याद है ना आपको, कलर मिक्सअप करते थे। जब व्हाइट आप ज्यादा डाल दोगे और रेड थोड़ा कम डालोगे, तो उसका कलर थोड़ा बदलेगा, वो खाली रेड ही नहीं रहेगा। समझे आप, ये इसी की बात कर रहा है। मतलब कम पेनेट्रन निकलेगा, तो वो दोनों मिक्सअप होगा, तो पिंक कलर दिखेगा आपको। और कैसा पिंक, लाइट पिंक। कैसा पिंक, लाइट पिंक कलर दिखेगा। तो आपको ऐसा समझ में इंडिकेट द एक्सेसिव क्लीनिंग, आपने क्लीनिंग ज्यादा कर दिया है पेन डेवलपर लगाने से पहले, ठीक है, ऐसा कर दिया, ऐसा समझना है। इनएडेक्यूट क्लीनिंग में लीव द एक्सेसिव बैकग्राउंड मेकिंग इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट। अगर इनएडिक्यूट क्लीनिंग मतलब प्रॉपर क्लीनिंग नहीं किया है, तो भी आपको बहुत प्रॉब्लम मिल सकता है। बैकग्राउंड जो है, एक्सेसिव जो बैकग्राउंड है, मेकिंग इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट, आपको डिफिकल्ट मिलेगा, क्योंकि सब जगह पे थोड़ा थोड़ा रेड दिखेगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार कहाँ पे ओके था, कहाँ पे नहीं ओके, कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी, कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी नहीं है। वो इल्यूमिनेशन नेचर सप्लीमेंटल व्हाइट लाइट, ओके, ये आपको देखना कैसे है, ये जब आप इंटरप्रिटेशन करते हैं तब आपको देखना कैसे, तो व्हाइट लाइट में देखना है। और व्हाइट लाइट जो है उसका इंटेंसिटी कितना होना चाहिए, 1000 फ्लक्स फुट कैंडल, सो नॉट 100 फुट कैंडल, अदरवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी है ना, मैं थोड़ा, मेरा गला घिस रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा डल पड़ गया हूं, बात समझे आप।
और कुछ नहीं है ना, अदरवाइज एकदम सिंपल है कि जब आपको व्हाइट लाइट यूज करते हैं इंटरप्रिटेशन के टाइम पे, तब व्हाइट लाइट का इंटेंसिटी जो है वो 100 फ्लक्स फुट कैंडल होना चाहिए, अदरवाइज 1076 लक्स होना चाहिए। वो लक्स मीटर कैसे चेक करेंगे? लक्स मीटर से चेक करेंगे। लक्स मीटर एकदम सिंपल बात बोलो, एक रूम है, उसके नीचे हम लोग, आप एक लैंप स्टार्ट किया है, लैंप के एग्जैक्ट नीचे आप लक्स मीटर लगाएंगे ना, तो वहां पे शायद 3000 4000 भी लक्स मिल सकता है। जैसे ही आप कॉर्नर पे थोड़ा दूर दूर जाते जाएंगे, वहां पे अंधेरा थोड़ा थोड़ा कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे जाएंगे तो वहां पे 200 या 300 ही लक्स मिलेगा। इसका मतलब लक्स मीटर को आपको मेजर करके आपको काम करना है। तो एग्जामिनेशन सरफेस इज रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट इंडिकेशन और द मिनिमम लाइट इंटेंसिटी शेल बी वर्ड यूज किया, ठीक है, आपको इतना ही चाहिए। तो लाइट नेचुरल और सप्लीमेंटल व्हाइट लाइट सोर्स शेल बी मेजर्ड विद द व्हाइट लाइट मीटर प्रायर टू द इवेल्युएशन ऑफ इंडिकेशन ऑफ वेरिएशन लाइट्स शेल बी यूज। जब आप डीपीटी स्टार्ट करते हैं तभी से आपको ये सब चीज देख लेना है कि लाइट इंटेंसिटी आपका कितना है, तो वो सब चीज आपको देखना है। बहुत सारे लोग इसमें ना बहुत काला कांड करते हैं। क्या कांड करते हैं? डीपीटी करते हैं ना तो कोई भी लाइटिंग सिस्टम यूज नहीं करते हैं। अरे यार क्या था, सनराइज है ना, लेकिन आप तो करते हैं तो शॉप में है ना, शॉप में थोड़ा तो अंधेरा होगा ना, तो थोड़ा अंधेरा होगा तो वो अंधेरा किससे ज्यादा होना चाहिए? तो अंधेरा इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ दिखे ही ना, समझे? इसके लिए लाइट इंटेंसिटी कोड को देना पड़ा। अगर कोड ने नहीं दिया होता तो लोग आजकल क्या करते, रात में भी कर देते डीपीटी। सर हमको कुछ दिखा नहीं, मोबाइल टॉर्च से हमने देख लिया, ओके है डीपीटी, समझे आप? लेकिन मोबाइल टॉर्च भी अलाउ नहीं है। अलाउ तभी है अगर उसका इंटेंसिटी हमको इतना मिले, लेकिन इतना मिलेगा ही नहीं। मोबाइल टॉर्च का आपको 500 या 600, मैक्सिमम 600 तक जाए, शायद जा सकता है, ठीक है। पूरा का पूरा एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। समझो आपको 300 मीटर, नॉट 300 मीटर, 300 का आपको डीपीटी करना है, तो मोबाइल आप रखेंगे तो आपको 300 का 300 एरिया में आपको पूरा अच्छा सा वो नहीं मिलेगा लाइट इंटेंसिटी। इसके लिए जनरली लोग लैंप यूज करते हैं, व्हाइट लैंप यूज करते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। वेरिफिकेशन ऑफ द लाइट सोर्स इज रिक्वायर्ड टू बी डेमोस्ट्रेट ओनली इन वन टाइम डॉक्यूमेंट एंड मेंटेन ऑन द फाइल। मतलब आप जब ये वेरिफिकेशन करते हैं तब आपको एक ही बात देखना है, हर बार बार नहीं देखते रहना है वो लाइट इंटेंसिटी। एक बार लाइट मीटर को निकालो, उसको सब जगह चेक कर लो, ओके है, डीपीटी स्टार्ट कर दो, फिर वो सब चीज नोट कर लेना है। रिपोर्ट के अंदर आपको लाइट इंटेंसिटी डालना रहेगा। अब जब रिपोर्ट में यहाँ पे दिखाया था, आपको नहीं दिखाया, लेकिन दूसरा आगे का बैच वाले को दिखाया था, तो मैं आपको भी दिखाएगा डीपीटी का रिपोर्ट। उसमें क्लियर लिखा है कि लाइट इंटेंसिटी कितना था और आपने डीपीटी किया, तो वहां पे एक डालना पड़ेगा ये सब चीज। तो ये सब चीज आपको नोट करना रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्लोरोसेंट पेनेट्रन, फ्लोरोसेंट पेनेट्रन विद फ्लोरोसेंट पेनेट्रन द प्रोसेस इज इनिशियली सेम, ऊपर जो दिखाया गया वो, तो विद एक्सेप्शन दैट द एग्जामिनेशन परफॉर्म्ड यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट कॉल्ड यूवीए लाइट। तो मैं आपको ये भी बात समझाया था कि, और समझा भी रहा हूं अभी, यूवीए लाइट है क्या पहले तो मेरे भाई यूवीए लाइट ऐसा है कि आपको नहीं दिखने वाला, अल्ट्रा वायलेट लाइट है वो आपको आंखों से नहीं दिखता। हमको विजिबल जो स्पेक्ट्रम है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें रेडियो है, रेडियो वेव्स, वो हमको दिखेगा नहीं दिखेगा। हमको एक्सरे दिखेगा नहीं दिखेगा। हमको इंफ्रारेड दिखेगा नहीं दिखेगा। अल्ट्रा वायलेट दिखेगा नहीं दिखेगा, समझे आप? हमको गामा नहीं दिखेगा। तो ये सब चीज है क्या? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम है, वो स्पेक्ट्रम के अंदर हमको ये सब चीज देखना है। उसमें विजिबल जो है उसी का एरिया का हम देख सकते हैं, लेकिन विजिबल के एग्जैक्ट बगल में अल्ट्रावायलेट पड़ता है। तो अल्ट्रावायलेट जहां पे खत्म होता है और विजिबल जहां से स्टार्ट होता है, वो एरिया में वो अल्ट्रावायलेट हम तभी देख सकते हैं। उसका एक स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे, सेटअप करेंगे, ऐसा लाइट बनाएंगे, तो ऐसा लाइटिंग सिस्टम टॉर्च आता है ऐसा, ठीक है, अंदर ही ऐसा सेटअप किया हुआ है, तो वो अल्ट्रावायलेट फिर आपको विजिबल करेगा वो देखने के लिए। तो वैसा आपको इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं यूवीए लाइट। ओके, अल्ट्रावायलेट के 4 टाइप है, यूवीए लाइट, यूवीबी लाइट, यूवीसी लाइट और वैक्यूम लाइट। उसमें वैक्यूम काम का नहीं है, यूवीसी लाइट काम का नहीं, यूवीबी लाइट काम का नहीं, यूवीए लाइट को भी हम लोगों को कन्वर्ट करके हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज आपको लिखना पड़ेगा। ऑलरेडी में डीपीटी का जब सेशन आएगा फ्लोरोसेंट, तो उसमें एकदम डेप्थ में ये चैप्टर समझाएगा, ठीक है। ये इसका पूरा चैप्टर है, ये खाली एक चीज नहीं है। यहाँ पे खाली लाइन लिख दिया है, इसका मतलब क्या है? वो बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन शेल बी परफॉर्म्ड एज फॉलो। पहला, एग्जामिनेशन कैसे परफॉर्म करना है?
It shall be perform the darkest area within the maximum ambient light 2 flux foot candle. मतलब देखो darkest area, it shall be performed darkened area with minimum maximum ambient white light. मतलब डार्क एरिया में, एकदम क्लोज रूम में डार्क एरिया, मतलब अभी यहाँ पे दिख रहा है ना, ये भी थोड़ा डार्क नहीं है। अभी देखो इनको मैं ऐसा करता हूं तो अभी थोड़ा डार्क हो गया, तो ऐसे डार्क। अभी यहाँ पे आपको चेक करेंगे ना, क्या चेक करेंगे, वो लाइट इंटेंसिटी चेक करेंगे ना, तो आपको बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको डार्क, लेकिन उसमें भी आपको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है। अगर एकदम डार्क रूम में आपने कर लिया तो आपका प्रॉब्लम क्या होगा, आपको आपका मुंडी ही नहीं दिखेगा। समझे बात, आपका मुंडी तो दिखना चाहिए ना, एक दूसरे का वो फ्लोरोसेंट मटेरियल कहाँ पड़ा है वही नहीं दिखेगा, कौन से मटेरियल में फॉलो करना वही नहीं दिखेगा। इसी की वजह से थोड़ा रिलैक्सेशन देता है 2 फुट कैंडल। 2 फुट कैंडल तक थोड़ा सा तिराड़ जैसा रख सकते हैं आप, मतलब लाइट आने के लिए। अदरवाइज 21.5 लक्स आप रख सकते हैं, इतना, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। मेजर्ड विथ कैलिब्रेटेड व्हाइट लाइट मीटर एंड एग्जामिनेशन ऑफ द सरफेस। पहले तो आपको डार्क रूम में करना है, एकदम डार्क रूम में। ये फ्लोरोसेंट मेथड, ठीक है, फ्लोरोसेंट मेथड की बात कर रहे हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट पेनिट्रेंट की बात नहीं कर रहे हैं, फ्लोरोसेंट मेथड की बात कर रहे हैं। एकदम डार्क रूम में करना है, यूवीए लाइट में करना है। ओके, आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन देता है 2 फुट कैंडल, अदरवाइज 21.5 लक्स जो है आपको थोड़ा कोड रिलैक्सेशन देता है। ओके, दूसरा क्या है, examiner shall be darkened area at least 5 minutes prior to the performing the examination, enable their eye and adopting the dark viewing। मतलब क्या हुआ, मतलब जब आप डार्क रूम सीधा बना देंगे ना, तो आपको तो पहले तो कुछ घंटा दिखेगा नहीं। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग पुराने जमाने में हम लोग जब पढ़ते थे, बहुत दिनों, बहुत देर तक, 2-2 3-3 घंटे तक या 4 घंटे तक पढ़ते रहते, फिर तुरंत हम बाहर जाते थे तो हमारी आंखें का थोड़ा अंधेरा सा महसूस होगा। पता है, थोड़ी देर हमको पकड़ के रखना पड़ेगा, फिर ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा वरना गिर जाएंगे। अगर नहीं गिरे तो फिर ऐसे ही पकड़ के थोड़ा हमको आंखों को प्लस बंद करना, खोलना, बंद करना, ऐसा करना पड़ता था ना। तो ऐसा डार्क रूम में भी होता है भाई। जब सीधा डार्क रूम आप कर देंगे तब आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए आपको क्या, कितना मिनट तक रुकना है, एटलीस्ट 5 मिनट तक आपको ऐसे ही रुकना है। ठीक है, ये सब चीज बहुत केयर लिया गया है कोड में। ओके, दूसरा ऑप्शन क्या है, ओके यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई एग्जामिनेशन शेल बी डार्केंड एरिया मिनिमम 5 मिनट प्रायर टू द परफॉर्मिंग एग्जामिनेशन, एनेबल्ड देयर आईज एडेक्यूट डार्क व्यूइंग। डार्क व्यूइंग आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको मिनिमम 5 मिनट रुकना है ऐसे ही। ओके, ग्लासेस और लेंस वॉर्न बाय एग्जामिनर्स शेल नॉट बी फोटो सेंसिटिव। आप जो आंखों में ग्लास पहनते हैं, तो वो ग्लास और जो भी आप पहनते हैं, ग्लास पहनते हो या आंखों में लेंस पहनते हैं, आजकल लेंस का सिस्टम आ गया, पता है ना, आंखों के अंदर लेंस लगाते हैं, वो की के वो जो रेड कलर, सॉरी ब्लैक कलर का ये जो है ना हमारा आंखों का, उसके अंदर लेंस लगाते हैं, पता है ना। बहुत महंगा आता है, लोग पता नहीं बोलते हैं ऐसा महंगा आता है, लेकिन पता नहीं महंगा है कि नहीं है। लेकिन आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये जब चीज करते हैं तब आपको याद रखना है फोटो सेंसिटिव होना चाहिए, सॉरी फोटो सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा आपको यूज करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द एग्जामिनेशन एरिया शेल बी इल्यूमिनेटेड विद द यूवीए लाइट दैट ऑपरेट इन द रेंज बिटवीन 30 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। यूवीए का जो ए है ना, उसका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है। तो आपको उसके बिना, ये मैं आपको समझाएगा, ये चैप्टर पूरा का पूरा में समझाएगा, तब आपको पूरा आइडिया आएगा कि 320 नैनोमीटर और ये 400 नैनोमीटर क्या है। तो यूवीए लाइट का ये इंटेंसिटी का ये एरिया है। ठीक है, वहां पे यूवीए लाइट प्रोड्यूस होता है, प्रकट होता है ऐसा बोलेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, एक्सरे कैसे प्रकट होता है, एक्सरे बहुत उसका हाई वेवलेंथ में कैसे प्रकट होता है वैसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूवीए लाइट शेल बी अचीव्ड मिनिमम 1000 microwatt per semi square on the surface of the part being examined thoroughly examined thoroughly the examination। जब एग्जामिनेशन हम परफॉर्म करते हैं तब यूवीए लाइट जो है वो 1000 माइक्रोवाट पर सेमी स्क्वायर जितना होना चाहिए। ये भी आपको यूवीए मीटर आता है, उससे आपको चेक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने ये चेक किया ना 1000 फ्लक्स फुट कैंडल, वो हमने किससे चेक किया, वो लक्स मीटर से, वैसा इसको भी मेजर करना है। ये भी लक्स मीटर से भी वैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी एक ऑप्शन आता है, आजकल का नया लक्स मीटर ऐसा आ गया। ओके,
reflector and filter shall be checked and if necessary cleaned prior to use। reflector यहाँ पे क्या लिखा है, रिफ्लेक्टर एंड फिल्टर, ये है क्या, ये बोला है क्या, ये इसके लिए है, रिफ्लेक्टर और फिल्टर ये यूवी लाइट के ऊपर आता है, वो फिल्टर आपको देखते रहना है, अगर वो फिल्टर फट गया है तो सीधा यूवी लाइट आपके आंखों में पड़ेगा तो आप अंधे भी हो सकते हैं। इसके लिए यूवी लाइट में आपको थोड़ा केयर करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, रिफ्लेक्टर एंड फिल्टर शेल बी चेक्ड एंड नेसेसरी टू क्लीन प्रायर टू यूज। जैसे ही आप यूज करते हैं यूवी लाइट तब आपको ये रिफ्लेक्टर चेक करना है, फिल्टर चेक करना है कि टूटा तो नहीं है ना, अगर टूटा होगा तो आपके हार्मफुल हो सकता है। क्रैक्ड और ब्रोकन रिफ्लेक्टर, फिल्टर, ग्लास और लेंस शेल बी रिप्लेस्ड इमीडिएटली। आपको तुरंत रिप्लेस कर देना है, अगर रिप्लेस नहीं किया तो क्या होगा, आंख खराब हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये ऐसा होता है। ओके, तीसरा एफ क्या है, यूवीए लाइट इन इंटेंसिटी शेल बी मेजर्ड विथ यूवीए लाइट मीटर। क्या लिखा है, यूवीए लाइट मीटर आता है, उससे आपको वो मेजर करना है। भाई मेरी आवाज आ रही है ना, मेरी आवाज आ रही है, उससे आपको मेजर, यूवीए लाइट इंटेंसिटी शेल बी मेजर्ड विथ यूवीए लाइट मीटर। आपका ये यूवीए लाइट मीटर आएगा, उससे आपको चेक करना है। याद रखो, उसमें कहा था वाइट लाइट मीटर था, इसमें यूवीए लाइट मीटर आता है। ठीक है, तो उससे आपको चेक करना है, कितना चेक करना है, 1000 माइक्रो वॉट पर सेमी स्क्वायर, ऐसा था ना। अरे यहाँ पे अभी पढ़ा यार, भूल क्यों गए, देखो ये तो कांड हो गया, पूरा का पूरा चला गया। ठीक है, वापस मैं ओपन करता हूँ। इसमें क्या है, यहाँ पे नया रॉकेट नहीं है, डोंट वरी। हाँ भाई, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि ऊपर से जा रहा है, ये सब का रिकॉर्डिंग चकाचक किया गया है। जिसको भी मेंबरशिप चाहिए वो उससे बात कर लीजिए, मैं यहाँ पे नंबर भी डाल देता हूँ ताकि आप लोग फॉर प्रॉपरली मेंबरशिप भी ले सकते हैं। पूरा रिकॉर्डिंग हमारे पास ऐसा सिस्टम बनाया है हमने, इसका रिकॉर्डिंग पूरा का पूरा मिल जाएगा। और अभी तक लॉकडाउन में भी हमने बहुत सारे सेशन किए, और ये भी सेशन आपको पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ताकि आपको किसी से पढ़ना जाने का, अभी घर पे भी बैठे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कहाँ पहुंचे थे भाई, देखो यहाँ पे है ना, 1000 माइक्रोवाट पर सेमी स्क्वायर है ना, इसकी हम बात कर रहे हैं। इतना हमको लाइट, ये यूवीए लाइट मीटर है, उसमें यूज करना है। वेन एवर द लाइट पावर सोर्स इज इंटरप्टेड और चेंज एंड कंप्लीट द एग्जामिनेशन सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन, तो भी आपको ध्यान रखना है। ओके, मर्क्यूरी वेपर लैम्प प्रोड्यूस यूवीए वेवलेंथ मेनली अ पिक वेवलेंथ 365 नैनोमीटर फॉर द इंक्लूडिंग द फ्लोरोसेंट। तो फ्लोरोसेंट में मर्क्यूरी वेपर लैंप यूज होता है यूवीए लाइट करने के लिए। यूवीए लाइट में मर्क्यूरी लैंप जो है उसको भी हमको थोड़ा बहुत जलने देना पड़ता है पहले, फिर बाद में वो यूवीए लाइट जनरेट करता है। तो ये भी याद रखना है, मर्क्यूरी लैंप अगर आप यूज करते हैं तब वो फिल्टर उसका फटा होना नहीं चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, लाइट इमिट्स मतलब एलईडी यूवीए सोर्स यूजिंग अ सिंगल यूवीए लीड or array UVA leads shall have emission characterized compared to this UVA source, and LED UVA source shall meet the requirement of, इसमें और इसमें रिक्वायरमेंट दिया गया है LED का, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। UVA light source shall be certified as a meeting the requirement of SE 3022 and ASTM 3022, इसमें ये मीट होना चाहिए। तो ये खाली बोलिए, आप टेंशन मत लो, इसका में चैप्टर आएगा एकदम पूरा का पूरा, एक 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 चैप्टर में क्या कहाँ पे कौन सा इमिट्स होता है, ये क्यों होता है, ये हमारा ये मर्क्यूरी वेपर लैंप है वो कैसे काम करता है, वो कैसे अंदर उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसका अंदर से सर्किट कैसे सेट होता है, वो सब चीज में समझाएगा। ठीक है, डोंट वरी रिगार्डिंग दिस। अभी आते हैं पोस्ट, देखो भाई इतना ही है, यहाँ पे इतना से खत्म हो जा रहा है, इतना ही है, नया कुछ नहीं है, यहाँ से बात खत्म। ठीक है, उसके बाद हम नाइट में हमारा जो सेशन डेली का चल रहा है आरटी का, वहां पे हम जाएंगे। पोस्ट इमल्सिफिकेशन क्लीनिंग, व्हेन द पोस्ट इमल्सिफिकेशन क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड बाय द प्रोसीड्यूर, इट शुड बी कंडक्टेड as soon as practical after evaluation of document using the process of the does not adversely affect the part।
मतलब पोस्ट क्लीनिंग आपको करना है। जैसे ही आपने इंटरप्रिटेशन कर लिया है तुरंत पोस्ट क्लीनिंग, पता है ना पोस्ट क्लीनिंग क्या है? लोग अलीबाबा करते हैं, क्या करते हैं? अलीबाबा में कोई करता ही नहीं है आजकल, सब लोग भाग जाते हैं पोस्ट क्लीनिंग करने के बिना किए किए। चलो हो गया डेवलपर, हाँ वहां पे डिसकंटिन्यूटी में मार्क कर दिया, आप खोद डालने का, खलास आप एस्टिमेट कर देने का, ठीक है आप कर दो, मैं जा रहा हूँ। अरे भाई क्लीन तो कर दो, उसको क्लीन तो करना पड़ेगा ना, वो डेवलपर लगा दिया है। देखो यहाँ पे ही मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी मैंने डेवलपर लगाया ना, इसको क्लीन क्यों नहीं किया? क्लीन करना चाहिए ना। इसको बोलते हैं पोस्ट क्लीनिंग। सबसे अगर पोस्ट क्लीनिंग नहीं किया तो हमारा मेटल जो है वो रस्टिंग होने का चांस है। मेटल है वो हमारा एडवर्स इफेक्ट, दूसरा भी कोई इफेक्ट होने का चांसेस है मेरे भाई। तो आपको ये सब चीज देखना पड़ेगा। पोस्ट क्लीनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन सब जगह पे गल्फ में तो एकदम चकाचक होता है, नहीं हुआ तो तुरंत वो टेक्नीशियन रिजेक्ट, टेक्नीशियन को रिवोक कर दिया जाता है। और यहाँ पे कुछ नहीं चलता है, क्या बोलते चलता है वर्ड जो है ना, मैं आपको शायद परसों बोला था। हम 8 लोग थे, कितने अमेरिकन कंपनी में थे, 8 हम लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया गया। वो प्रोजेक्ट का नाम था रिवर्क इन इंडिया। रिवर्क इन इंडिया, कितना रिवर्क होता है। हम लोगों को सबको अलग अलग बहुत सारी कंपनियों का नाम दिया, सबको अलग अलग कंपनी का नाम दिया। हम लोगों को एक एक कंपनी के अंदर रिसर्च करने भेजा गया और एक एक कंपनी में हमने रिसर्च किया क्यों रिवर्क आता है, रिवर्क आने का चांस क्या है, और कंपनी में आजकल क्यों रिवर्क आता। तो हमने उसके ऑब्जर्वेशन से, ये 8 से 10 लोग, जो 8 लोग थे, सॉरी 8 ही थे, 8 लोगों ने पूरा अपना ऑब्जर्वेशन, उसके बाद एक कंबाइंड पीपीटी बनाया। तो उसमें पता चला ये इतनी कंपनी में खाली रिवर्क आ रहा है, इसका एवरेज अगर हम लगाएं सभी कंपनी के अंदर तो वो एवरेज में हम लोग 1 मंथ में जितना रिवर्क आता है ना इंडिया में, 1 मंथ में इंडिया में जितना रिवर्क आता है उतने उतने पैसे में पूरा ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमी चल जाए। अब सोचो, लोग बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे इतना बस्ती है कि 1 साल में तो ऑस्ट्रेलिया पूरा दूसरा पैदा हो जाए, ऐसा बोलते हैं ना, वैसा ही हम लोग बोलते हैं इतना रिवर्क इंडिया में आता है कि उतने रिवर्क से, उतने पैसे से ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमी चल जाए। ठीक है, मतलब कितना रिवर्क आता है। ये रिवर्क क्यों आता है? ये छोटी छोटी चीज ही फॉलो नहीं करते हैं तो रिवर्क आएगा ही आएगा। बॉस ही ऐसा है आपका ऊपर का, वो मामा काका मामा वाला छाछा वाला बॉस है, और जैक वाला सिस्टम है, और जुगाड़ू सिस्टम वाला वो बॉस पहले से ही बन गया है, 10 साल पहले जुगाड़ किया था, आज वो बॉस बन गया है। ऐसे लोग हैं, उसको नॉलेज ही नहीं है जिसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट कैसे फॉलो करना है, क्वालिटी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। वैसे लोग ऊपर बैठ जाएंगे, फिर वो नीचे के वाले को क्या करवा पाएंगे, समझे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, ऐसे भी लोगों को देखा है कि उसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है क्वालिटी के। क्वालिटी का काम तो करना है लेकिन क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है कंपनी के पास, और कंपनी खरीदती ही नहीं है। और ऐसा भी होता है कंपनी ने खरीद के बहुत एकदम कॉर्नर पे लगा दिया है, कोई क्वालिटी वाले को पता ही नहीं है। ऐसा भी होता है ना। वो परसों एक जिगर करके एक लड़का था, वो आया था, वो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग लेने, ठीक है यूटी का, पता है ना। वो क्या बोल रहा था, सर हमको पता चला कि हमारे पास तो बहुत सारा इक्विपमेंट है लेकिन हमें पता ही नहीं है। पता क्यों नहीं है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि कंपनी ने कभी दिखाया नहीं है, कंपनी के अंदर प्रोसीजर नहीं है। कंपनी जब जब कोई भी इंजीनियर कंपनी के अंदर आता है तो उसका इंट्रोडक्शन तो होता है ना। आजकल तो इंट्रोडक्शन भी नहीं होता है इंडिया में, तो मैं बहुत सारी कंपनी में देखा इंट्रोडक्शन नहीं होता है, बस खाली आ जाओ ये काम है स्टार्ट कर दो, हो गया। फिर जब मिलते जाते हैं, किसी का काम पड़ता है, मेंटेनेंस वाले का काम पड़ता है, प्रोडक्शन इंजीनियर का काम पड़ता है, फिर हम नंबर लेते जाते हैं, नंबर सेव करते हैं, वैसे इंट्रोडक्शन होता है। ऐसा चलता है? ऐसा क्या करेगा यार, ऐसा सब सब जगह पे इंडिया में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप पोस्ट क्लीनिंग नहीं करेंगे तब सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पोस्ट क्लीनिंग नहीं करेंगे तो मटेरियल रस्ट होने का चांस है मेरे भाई। ओके, इवेल्युएशन, ऑल इंडिकेशन, उसमें 3 टॉपिक है ABC। ऑल इंडिकेशन शेल बी इवेल्युएटेड इन टर्म ऑफ एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड ऑफ द रेफरेंसिंग कोड। ये क्या लिखा है? एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड। तो सेक्शन 5 जो है वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया नहीं बोलता है। सेक्शन 5 वो तो प्रोसीजर दिखाता है, कैसे करना है वो आपको सिखाता है। बाकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वो कंस्ट्रक्शन कोड में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक प्रेशर वेसल बना रहे हैं ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 के हिसाब से, तो आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कैसे परफॉर्म करना है, एनडीटी कैसे परफॉर्म करना है, डीपीटी कैसे परफॉर्म करना है, कौन बोलेगा? ASME बोलेगा। ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 6 वो बोलेगा कैसे प्रोसेस डीपीटी फॉलो करना है। लेकिन उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कौन बोलेगा? ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 बोलेगा।
वो बोलेगा कितना एक्सेप्ट करना है कितना रिजेक्ट करना है। समझो आप प्रोसेस पाइपिंग कर रहे हैं तो ASME B31.3 बोलेगा कि भाई आपको कितना एक्सेप्ट करना है कितना रिजेक्ट करना है। समझे बात भाई, ये नया रॉकेट नहीं है, एकदम सिंपल है। ये तो खाली प्रोसीड्यूर ही, कैसे प्रोसेस ही बताता है, कैसे आपको फॉलो करना है वो प्रोसेस ही बताता है खाली। ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 6। लेकिन वो कौन बताता है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कौन बताता है, कंस्ट्रक्शन कोड, रेफरेंसिंग जो कोड आप यूज कर रहे हो वो, ठीक है, यहां पे भी क्लियर लिखा है। ओके, दूसरा, discontinuity at the surface will be indicated by the bleed out penetrant. However, localized surface irregularity due to machining marks or other surface condition may be produce false indication. तो देखो कुछ कुछ जगह पे मटेरियल का डिजाइन ही ऐसा है, वहां पे आधा हॉल है और वो वॉल के अंदर से वो डीपीटी हम डाई पेनेट्रेंट लगा रहे डेवलपर उसमें से, तो पेनेट्रेंट उसमें से भी बाहर निकले। तो कुछ डिजाइन ही ऐसा है, वहां पे ऑलरेडी पहले से ही ऐसा चीज होता है, तो वो डिसकंटिन्यूटी नहीं है देखा जाए तो। समझे, मैं आपको परसों दिखाया था ना, जब हम यूटी करते थे तब यहाँ पे ऐसा वॉल है तो ऊपर से हम प्रॉब रखते हैं तो यहाँ से वो रिटर्न आ जाता है, तो फिर हमको ऐसा लगता है यहाँ पे कोई पोरोसिटी नहीं है भाई, वहां पे पहले से ही वॉल रखा गया है, वो डिजाइन ही ऐसा है। तो वो आपको जो डिसकंटिन्यूटी दिखाया वो फॉल्स इंडिकेशन है देखा जाए तो। मैं आपको ये बोलूं कि ऐसा एक कोई पार्ट है, ऐसा पार्ट उसका हम डीपीटी कर रहे हैं तो पेनेट्रेंट इसके अंदर घुस जाएगा, पेनेट्रेंट जो है वो इसके अंदर घुस जाएगा, तो फिर यहां से बाहर निकलेगा तो हमको ऐसा लगेगा कि इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं है, वो पेनेट्रेंट वो मटेरियल ही ऐसा है, उसका डिजाइन ही ऐसा है, तो उसको बोलते हैं फॉल्स इंडिकेशन। हमारा कभी कभी फिंगर मार्क्स भी आ जाता है तो वो भी एक फॉल्स इंडिकेशन है, ठीक है। तो discontinuity at the surface will be indicate bleed out of the penetrant. However, localized surface irregularities, कुछ localized surface irregularity की वजह से या तो ड्यू टू मशीनिंग मार्क्स, कुछ मशीनिंग डाई थोड़ा चेंज हो गया है तो उसी की वजह से, एंड और अदर सरफेस कंडीशन में भी प्रोड्यूस फॉल्स इंडिकेशन, कुछ दूसरा कुछ रीजन है उसमें फॉल्स इंडिकेशन आने का चांस है। आपका उंगली पड़ गया यहाँ पे, अभी देखो मैं दिखाता हूँ आपको, डेवलपर लगाया है ना, यहाँ पे ऐसा उंगली पड़ गया, पेनेट्रेंट वाला मेरा यहाँ पे उंगली पड़ गया, तो क्या होगा, तो वो डेवलपर है वो ऊपर रेड कलर को वो निकालेगा और उसको हमको ऐसा लगेगा इंडिकेशन है कि हमारा यहाँ पे फिंगर पड़ गया था, पेनेट्रेंट वाला फिंगर हमारा हो गया था और वो वहां पे पड़ गया था, ठीक है। वो भी कब कब, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना, कभी भी पड़ सकता है, हमने पूरा क्लीन कर लिया उसके बाद में वो हमारा उंगली लग गया, हमको पता नहीं चला, लेकिन डेवलपर में वो पता चलेगा, फिर हम लोगों को वो फॉल्स इंडिकेशन समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोर्ड एरिया फ्लोरोसेंट और पिगमेंटेशन विच प्रूव्ड mass indication discontinuity are acceptable, unacceptable, and such area should be cleaned and re-examined. कुछ कुछ जगह पे आपको वापस भी री एग्जामिनेशन करना पड़ता है। जनरली हम लोगों को ये फ्लोरोसेंट होता है ना, उसमें क्या होता है, हम लोग लाइट मारेंगे ना, वो यूवीए लाइट, तो तुरंत पता चलता है कि भाई प्रॉपर क्लीनिंग हुआ है कि नहीं हुआ। इसके बाद हम लोगों को और क्लीनिंग करते हैं, तो ये भी एक मेथड है अलग अलग, ठीक है। पुअर हमको फॉल्स इंडिकेशन ना मिले इसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो भी ध्यान रखने का बहुत सारा तरीका है। ओके, रिकमेंडेशन इंडिकेशन, रिकॉर्डिंग इंडिकेशन, ठीक है, उसमें पहला है नॉन रिजेक्टेबल इंडिकेशन, रिजेक्टेबल इंडिकेशन। नॉन रिजेक्टेबल इंडिकेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन स्पेसिफाइड बाय द रेफरेंसिंग कोड सेक्शन। क्या लिखा है, शैल बी रिकॉर्डेड, सर वो तो एक्सेप्ट है, अरे भाई एक्सेप्ट है तो भी आपको इंडिकेशन लिखना है। आपका रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट के अंदर भले ये पोरोसिटी एक्सेप्ट है, लेकिन फिर भी आपको लिखना है कि सर यहाँ पे एक पोरोसिटी मिला लेकिन एज पर कोड वो एक्सेप्ट है, ये लीनियर इंडिकेशन मिला लेकिन एज पर कोड एक्सेप्ट है, लेकिन आपको रिपोर्ट के अंदर लिखना है तो उसको भी रिकॉर्ड करना है। क्या लिखा है, रिकॉर्डेड। देखो, नॉन रिजेक्टेबल इंडिकेशन शेल बी रिकॉर्डेड, भले ही वो एक्सेप्ट है, नॉन रिजेक्ट नहीं हुआ है, फिर भी आपको रिकॉर्ड करना है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा मगजमारी होता है, बहुत सारी कंपनियां इसको ही रिकॉर्ड नहीं करते, बहुत सारे टेक्नीशियन ये जानते ही नहीं है कि ऐसा भी होता है भाई कि नॉन रिजेक्टेबल इंडिकेशन है उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। यहाँ पे शेल भी वर्ड यूज किया, देखो शेल भी, लेकिन फिर भी अली बाबा होता है, क्या बोलेगा यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिजेक्टेबल इंडिकेशन। रिजेक्टेबल इंडिकेशन शेल बी रिकॉर्डेड, ये भी आपको रिकॉर्ड करना है एज अ मिनिमम द टाइप ऑफ इंडिकेशन, लीनियर एंड राउंडेड, लोकेशन ऑफ एक्सटेंट, लेंथ एंड डायमीटर अलाइन शेल बी रिकॉर्डेड। लेंथ, डायमीटर, लोकेशन, वो सब चीज आपको रिकॉर्ड करना है, ये याद रखो। ओके, एग्जामिनेशन रिकॉर्ड। एग्जामिनेशन रिकॉर्ड में क्या है, फॉर ईच एग्जामिनेशन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड। आपको नीचे जो दिखाया गया है वो शेल बी रिकॉर्डेड, क्या लिखा है,
शेल बी मतलब आपको करना ही है, रिकॉर्ड करना ही है। क्या है रिक्वायरमेंट, आर्टिकल 1 का क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब डेफिनेशन वगैरह सब चीज है, वो आपको लिखना है। लिक्विड पेनेट्रेंट टाइप, कौन सा टाइप से आपने किया, फ्लोरोसेंट मेथड यूज किया या डाइफ्लोरोसेंट या विजिबल या वाटर वॉशेबल या इमल्सिफायर, जो भी मेथड आप यूज किया वो लिखना है आपको। उसके बाद आपका रिपोर्ट के अंदर है, ये रिपोर्ट के अंदर रिकॉर्ड की बात कर रही है, डॉक्यूमेंट की बात चल रही है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स एंड नंबर ऑफ लेटर डिजिग्नेटेड ऑफ ईच पेनेट्रेंट एंड रिमूवेबल इमल्सिफायर एंड क्या लिखा है, एंड डेवलपर यूज। तो इसका ये नंबर आपको बैच नंबर लिखना है, यहाँ पे लिखा है ना, इसका क्या बैच नंबर है 211024, ये बैच नंबर है। तो उसका बैच नंबर लिखना है, उसका एक्सपायरी डेट लिखना है, ये सब चीज यहाँ लिखा है। देखो टाइप नंबर ऑफ लेटर डेजिग्नेटेड ईच पेनेट्रेंट हो, डेवलपर हो या इमल्सिफायर हो, डेवलप जो भी है, ठीक है, सबका आपको मैक नंबर, उसका बैच नंबर, ये सब चीज लिखना। मैप रिकॉर्डेड ऑफ इंडिकेशन एज पर 691 जो रिकॉर्डेड इंडिकेशन है उसका मैप भी ड्रॉ करना है आपको, किसके अंदर, रिपोर्ट के अंदर। लेकिन अली बाबा साहब, अली बाबा चल रहा है, ठीक है, तो आपको याद रखना है, भले ही दूसरा करे ना करे, हाँ आप जब जाएंगे तब आपको करना है। ओके दूसरा क्या है, मटेरियल एंड थिकनेस, कितना मटेरियल में आपने काम किया, कितना थिकनेस उसका था वो, और लाइटिंग इक्विपमेंट, आपने लाइटिंग इक्विपमेंट कौन सा यूज किया, उसका इंटेंसिटी क्या था, वो सब चीज। तो आशा करता हूं आप सबको ये सब चीज चाहिए, तो रिकॉर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे हम सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं आपको ये सब चीज समझ